बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? ऑडिट कुछ स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया था। आज हम लोग ऑडिट को एक ओवरऑल समझते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे क्रैमिंग से रिलेटेड पूछी जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सवाल आया कहाँ से। तो मेरा आप लोगों से सवाल जो मैंने पहले दिन आप लोगों से किया था कि एक ऑडिटर और एक क्लाइंट मिलते कैसे हैं, तो उस वक्त आपको बताया गया था। अब हम उन चीजों को ये देखेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा। तो अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस कंपनी का ऑडिटर से अपॉइंट करना है, बताइए क्या तरीका है, तो आप लोग कहेंगे सर पता नहीं कहाँ लिखी थी ये बात। तो ऑडिटर और कंपनी एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, तो ये बात हमने पढ़ी चैप्टर नंबर 7 एक बुक के अंदर, जिसमें हमने देखा कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट में कि किस तरीके से एक कंपनी अपने ऑडिटर को अपॉइंट करती है। तो एक कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं अपने ऑडिटर को अपॉइंट करने के? सर डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर रहे होते हैं सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। सर मेंबर्स भी अपॉइंट कर रहे होते हैं। और एसईसीपी भी अपॉइंट कर रहा होता है कभी कभार। हर चीज को हमने अलग अलग पढ़ा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो आप बताएंगे सर अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज। सर अगर सब्सिक्वेंट ऑडिट है तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, कब करेंगे? एजीएम के अंदर। सर अगर मेंबर्स या डायरेक्टर्स सर्टेन टाइम में अपॉइंट नहीं करते तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? सर अगर एक ऑडिटर जो कि ऑडिट कर रहा है वो बीच से छोड़कर चला जाए तो कौन अपॉइंट करेगा? अप्रूवल से, एससीपी से। ठीक है। अगर ऑडिटर क्या कर दे, विड्रॉ कर दे, तो क्या करेंगे? एक केस है, अगर डायरेक्टर सर्टेन टाइम में ऑडिटर को अपॉइंट ना करें तो क्या होगा? एससीपी करेगा। एक केस है, अगर ऑडिटर मना कर दे ऑडिट करने से, अब कौन करेगा? एससीपी अपॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो हमने ये कुछ सर्टेन केसेस देखे। ये शायद डायरेक्टर्स करेंगे एससीपी के अप्रूवल के साथ। एट द एंड एससीपी के पास जाना जरूरी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो हमने देखा था वहां पर। अब ये तो हमने समझ लिया कि डायरेक्टर भी अपॉइंट कर रहे हैं, मेंबर्स भी अपॉइंट कर रहे हैं, एससीपी भी अपॉइंट कर रहा है। अच्छा, डायरेक्टर्स का तो समझ में आ गया। 10 लोग बैठेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे भाई इसको बना लो। एससीपी का भी पता चल गया, एससीपी बोलेगा इसको बना लो तो बना लो। मेंबर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? अपॉइंट। ये गलती होती है। ये अपॉइंट नहीं कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है। अपॉइंट करने में और रेकमेंड करने में फर्क है। तो मैंने अभी क्या पूछा? अपॉइंट। तो आपने कहा सर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे थ्रू रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास करेंगे और क्या कर लेंगे? अपॉइंट कर लेंगे। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि ये तो अपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन ऑडिटर को एजीएम तक पहुंचाया किसने? ऑडिटर को एजीएम तक पहुंचाया किसने? ये सवाल उठेगा अभी। इस सवाल के लिए हमने जवाब लेना है किससे? इसी चैप्टर के अंदर हमने एक बात पढ़ी, और वो ये थी कि रेकमेंड कौन करेगा ऑडिटर को। अगला सवाल उठा रिकमेंडेशन का। तो रेकमेंड कौन कौन कर सकते हैं ऑडिटर को? डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और मेंबर्स भी कर सकते हैं। सर डायरेक्टर तो कर देंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है, लेकिन मेंबर्स को रेकमेंड करने के लिए क्या चीज चाहिए? मेंबर्स को रेकमेंड करने के लिए क्या चीज चाहिए? सर मेंबर्स को रेकमेंड करने के लिए एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग राइट होने चाहिए। तो 10% वोटिंग राइट वाले कितने दिन पहले? 7 दिन पहले एजीएम से किसको बोलेंगे? गलत। पहले वो इजाजत लेंगे, कंसेंट। सबसे पहले ये लोग क्या काम करेंगे? कंसेंट लेंगे ऑडिटर से। तो मतलब मैं आपको कहीं रेकमेंड करने जा रहा हूं और आपसे इजाजत ही नहीं ले रहा, ये लॉजिकल चीज नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं पहले आपसे क्या लूंगा? इजाजत लूंगा कि क्या मैं आपको इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करूं या नहीं करूं। तो आपसे जब मैंने कंसेंट लिया, आपसे जब मैंने कंसेंट लिया, आपने कहा ठीक है मैं इजाजत देता हूं कि आप मुझे अपॉइंट कर लें, उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर मैं डायरेक्टर्स को बताऊंगा कितने दिन पहले?
कंसेंट और डायरेक्टर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? टेस्ट हो रहा है आप लोगों को, पता है आपको कितना डिफरेंस है? कंसेंट लिया और फिर कितना डिफरेंस है? सही है सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोचे, पूरी कहानी पढ़ी थी हमने। कंसेंट नहीं याद? चले अभी याद आ जाएगी। पढ़ा हमने सब है, बस ये नहीं पता किसको कहाँ रखना है। कंसेंट जब आपने ऑडिटर को भेजा तो आप ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचे हमने क्या क्या काम किए थे। क्या करे थे? हमने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। हमने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज किस स्टैंडर्ड के अंदर कवर हो रही थी? आईएसओ 200 के अंदर। कि भाई मैंने अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को देखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर को देखना है, प्रोफेशनल जजमेंट को देखना है, मुझे इंडिपेंडेंस देखनी है, मुझे इंटेग्रिटी देखनी है। इन सब चीजों को डिसाइड करने के बाद मैं क्या करूंगा? अपनी कंसेंट लूंगा। बात समझ आ रही है? तो कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है। तो यहां पर मैंने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की, वो याद है हमने एक पढ़ा था क्या? प्रोफेशनल किसको भेजता हूं? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। अगर मैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर पहले भेज रहा हूँ कंसेंट से, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले क्लाइंट से क्या लूंगा? इजाजत लूंगा कि क्या मैं आपके पुराने वाले ऑडिटर को भेज दूं। अगर वो बोले भेज दो तो भेज दो, एक सही सही सवाल लिखकर भेज दो। अगर वो मना कर दे तो रुक जाओ, नहीं भेजो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट ही मत करो, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है इंटेग्रिटी पे। सर अब उसके पर्सपेक्टिव से सोचें जिसको ये कंसेंट लेटर, जिसको सॉरी प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर रिसीव होगा, मतलब कौन सा ऑडिटर? प्रीडिसेसर ऑडिटर या फिर आउटगोइंग ऑडिटर। तो आप उसे क्या बोलो कि यार तुम मुझे बताओ इस कंपनी के बारे में। अब उसके ऊपर क्या शर्त है? उसके ऊपर शर्त है कि उसको भी क्लाइंट से इजाजत लेनी कि क्या मैं आपके बारे में मुंह खोल दूं, या अगर वो बोले बता दो तो आप बता दें, अगर वो मना कर दे तो मना कर दें। आप बता दें या मना कर दें। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि मुझे ये उसने मना कर दिया, मैं चुप होके बैठ गया, नहीं। आपने उसे बताना है कि मेरी जबान को बंद करवाया गया है, ताकि इनकमिंग ऑडिटर को पता चल जाए कि मतलब ये क्लाइंट डबल गेम खेल रहा है, मुझे कह रहा है कि और उसको कह रहा है नहीं बोलो। तो ये प्रोफेशनल क्लियरेंस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। आपसे सवाल हो सकता है बताओ प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर के ऊपर क्या तरीका अप्लाई होता है, कैसे भेजा जाता है, कौन भेजता है, और फिर अगर इनकमिंग ऑडिटर भेज रहा है तो उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, आउटगोइंग ऑडिटर को रिप्लाई करने से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें आप एज इट इज लिख कर आ जाए। आपने ये एक्टिविटीज परफॉर्म की, आपने ये चीजें देखी कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं। ये बात आप पहले सोचेंगे बाद में सोचेंगे कंसेंट से? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंसेंट दे दिया तो मतलब आप राजी हैं। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट कर लिया तो आप ऑडिट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं बैठ के यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। क्या ये बातें बाद में सोचने की है? कई बातें बाद में सोचने की है? बिल्कुल भी। आपसे कंसेंट लेने का मकसद ये था कि आपने जितनी भी ड्रामेबाजियां करनी है ये क्या कर लें, पहले कर लें। बाद में अपॉइंट होने के बाद, क्योंकि एजीएम पे खर्चा होता है, आप एजीएम पे खर्चा करवा लिया, हमने आपको अपॉइंट कर लिया और फिर आप कह रहे हैं नहीं यार हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अपनी इवेल्युएशन पहले कर लें। जो भेजना है जिसको भेजना है कर लें वो काम। ये करने के बाद आप क्या भेजेंगे? कंसेंट, के मतलब मैं राजी हूं। तो हम यहाँ पर इस बात को क्यों पढ़े? क्योंकि हमने ये बात और ये बात दोनों अलग अलग जगह पढ़ी, लेकिन ये दोनों बातें आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ये होगा तो आगे बात बढ़ेगी, वरना आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो अगर वो कंसेंट ही ना दे तो क्या डायरेक्टर्स को रेकमेंड हो पाएगा? ना कोई रिकमेंडेशन जाएगी, ना वो एजीएम में आएगा, ना उसे अपॉइंट किया जाएगा। तो बात यही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारे काम कर लिए। अब ये सारे काम करने के बाद मैंने डायरेक्टर्स को, मैंने अपना कंसेंट भेजा किसको? जिसने मुझसे कंसेंट मांगा।
डायरेक्टर्स मांगेंगे तो डायरेक्टर्स को दे दूंगा, मेंबर्स मांगेंगे तो मेंबर्स को दे दूंगा, एससीपी मांगेगा तो एससीपी को दे दूंगा। कंसेंट लेने के बाद वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को कंसेंट दे देंगे, भाई हम इस ऑडिटर को क्या कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, अपॉइंट करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप, इसके बाद ये बंदा कहाँ जाएगा, एजीएम के अंदर। इसे एजीएम का नोटिस भी मिल गया होगा, ये एजीएम में पहुंच भी जाएगा। जब ये एजीएम में पहुंच जाएगा, अब उसके बाद ये क्या करेगा, वहां पर जाकर होगी क्या, बैलेटिंग या वोटिंग। इन सब के बाद हम ऑडिटर को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जब ऑडिटर को हमने सिलेक्ट कर लिया तो अब से वो हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ऑडिटर हो गया। ऑडिटर तो हमारा ऑडिटर हो गया ना, सही है। तो हमने उसे फॉर द पीरियड जिसकी एजीएम हो रही है उसका ऑडिटर सिलेक्ट कर लिया, जिसकी एजीएम हो रही है उसका नहीं, फॉर द जो ईयर चल रहा है, जो साल चल रहा है, जो साल अब एंड होने वाला है, मिसाल के तौर पे जनवरी 25 से दिसंबर 25, ये कौन सा ईयर है, 2025 का फाइनेंशियल ईयर। इसकी एजीएम कब हो रही होगी, यूजुअली इसकी एजीएम होती है अप्रैल में, अज्यूम करता हूं, क्योंकि विद इन 120 डेज फाइनेंशियल ईयर एंड करवाना है, तो तकरीबन अप्रैल में आपको दिख रही होगी, या अगर कोई एक्सटेंशन ले ले तो मई में कर लेगा। तो अप्रैल 26 के अंदर एजीएम चल रही है, इस एजीएम के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, ये एजीएम कौन से साल के लिए है, एजीएम फॉर 25। आप कौन से साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, फॉर द करंट ईयर, जो साल अभी चल रहा है, नॉट फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि इस एजीएम का हमने कॉर्पोरेट लॉ में एक बात, कंपनी लॉ में हमने एक बात पढ़ी है कि इस एजीएम में तो हम एक और बात कर रहे होते हैं, भूल गए आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। तो 25 की तो अकाउंट्स ऑडिटेड वाले डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी आप इस साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे अब जो साल एंड होगा, दैट इज दिसंबर 26। ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद उसी कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, मैंने कुछ और बात पढ़ी थी, अपॉइंट करने के बाद किसको बताएंगे, एससीपी को या रजिस्ट्रार को आपने कुछ टाइम के अंदर अंदर बता देना है, उसके अंदर ये बात लिखी है। तो हम अपने रजिस्ट्रार को ये बात बता देंगे कि ये हमारा कौन है, अब से ऑडिटर। जब ये सारे काम आपने कर लिए तो अब से एक बंदा डिसाइड हो गया कि ये कौन है हमारा ऑडिटर, ये बंदा है भाई हमारा ऑडिटर। हमने कहा ऑडिटर मुबारक हो, आज अब आ जाना 31 दिसंबर को एफएस लेने के लिए, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, ऐसा होगा। फिर अब यहाँ पर आपके पास एक चीज ट्रिगर हो जाएगी, दैट इज आयजा 210 इंगेजमेंट लेटर। तो जैसे ही फाइनल हो गया, अच्छा इंगेजमेंट लेटर पहले क्यों नहीं साइन करवाया सर, सर कैसे करवाता, डिसाइड ही नहीं हुआ था, 10 ऑडिटर बैठे हुए सामने, क्या 10 से साइन करा लूं, 10 से साइन करा लूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे, तुम अपनी जिम्मेदारी, बोलेगा भाई जिम्मेदारी दो तो सही, फिर पूरी करूंगा ना। मैंने कहा नहीं। तो हर पार्ट पर कौन सा ऐसा अप्लाई हो रहा है हमें ये समझने की बहुत जरूरत है। तो अब जब ऑडिटर डिसाइड हो गया तो आयजा 210 अप्लाई होगा, दैट इज एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर। गर्मी लगे तो पंखा खोल लीजिएगा भले। एंगेजमेंट लेटर, क्योंकि शायद लाइट नहीं आ रही तो एयर कंडीशन रिमेन्ड ऑफ, जरूरत नहीं है। इतनी गर्मी में तुम जैकेट पहन के आए हो, मुझे देख के गर्मी लग रही है। एंगेजमेंट लेटर। तो अब यहां पर आकर आपने कहा नहीं देखो ऐसे नहीं होगा, तुम्हें कुछ बातें हमसे तय करनी पड़ेगी। क्या बातें तय करें एंगेजमेंट लेटर में, एंगेजमेंट लेटर की जब बात शुरू हुई, एंगेजमेंट लेटर की जब बात शुरू हुई तो हमने उससे पहले कुछ चीजें ऑलरेडी आपसे क्या की हुई थी, डिसाइड की हुई थी। तो आए उन बातों को लिख लेते हैं, मैंने क्या चीजें डिसाइड की हुई थी, वो कहलाती है क्या, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। मैंने बात नहीं की प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज की, वो कब थी, कंसेंट से पहले। उस वक्त मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे, उस वक्त मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। उस वक्त मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं मुझे आपका ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस वक्त मैंने आपसे आपकी जिम्मेदारियों का नहीं पूछा, मैंने आपसे एफएस का नहीं पूछा, मैंने आपसे एएफआरएफ का
मैंने सिर्फ ये देखा क्या मुझे आपको ऑडिट करना चाहिए, क्या आप इस काबिल हैं कि मैं आपको ऑडिट करूं। मैंने आपको देखा क्या मैं इस काबिल हूं, तो मैंने बेसिकली सरकमस्टेंसेस बनाने की कोशिश की। अब अगला स्टेप कि क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो दैट इज द पॉइंट। एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम कुछ प्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं। आए वो देखते हैं क्या प्री कंडीशंस है हमारे पास। तो आयजा 210 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। प्री कंडीशन, तो सबसे पहली प्री कंडीशन मैंने आपको बताया दो चीजों से रिलेटेड। अब मैं मेरा और आपका सवाल नहीं कर रहा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपकी जिम्मेदारियां और एफएस। अब मैं आपसे ये दो बातें करूंगा। तो जब मैं प्री कंडीशंस पढ़ने गया तो मुझे दो प्री कंडीशंस नजर आएंगी ऑडिट की आयजा 210 के मुताबिक। तो दो प्री कंडीशंस क्या है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि आप ऑडिट की प्रीमाइस के लिए क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे। तो मैंने आपसे यहाँ पर दो बातें की, दैट इज प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। वो प्री कंडीशन तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं इस काबिल हूं कि आप इस काबिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने कहा काबिलियत वाली बात हो चुकी है। अब हमने ऑडिट करना है क्योंकि हम डिसाइड हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आपने मेरी कुछ बातों पे एग्री करना है, क्योंकि आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, अप्रैल चल रहा है। और मैं कब ऑडिट करने आऊंगा, दिसंबर या उसके बाद यूजुअली। जब दिसंबर के बाद में जनवरी में ऑडिट करने आऊंगा उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया, नहीं यार ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, तो इसका क्या सबूत। तो प्री कंडीशंस में सबसे पहली चीज आप क्या बताएंगे उसे, आप क्या करेंगे कि आपका एएफआरएफ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, प्रीमाइस ऑफ ऑडिट अवेलेबल होना चाहिए। अगेन अगेन कितना आसान सी चीज लगती है ये जब पेपर में आता है तो जवाब ही नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी। तो एएफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। ऑडिट की प्रीमाइस क्या है, ऑडिट की प्रीमाइस क्या है, ऑडिट की प्रीमाइस हमने ये चीज देखी कि आप क्या करेंगे, एफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। एफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, इंप्लीमेंट करना, डिटेक्ट करना, मॉनिटर करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। इसके बाद जब दिसंबर के बाद में आपको ऑडिट करने आऊंगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है। तो बस मैं तीन बातें मैनेजमेंट से एग्री करवाऊंगा। नंबर वन क्या है कि आपने क्या करना है, एफएस बनानी है। नंबर टू, आपने इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और नंबर तीन क्या होना चाहिए, ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें। आ रही है बात समझ। तो मैं ये चार बातें क्या करूंगा, पहले देख लूंगा कि क्या ये चार बातें एग्जिस्ट करती हैं, या अगर मैनेजमेंट इन बातों पर एग्री कर जाए तो आगे। मैं समझा नहीं आपका सवाल के। हाँ। हम्म। गुड, बहुत अच्छा सवाल। एक अच्छा सवाल हमें देखने को मिला कि सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी है क्या, गोइंग कंसर्न असेसमेंट। हमने ये ऑडिट में बात पढ़ी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर आपने ये बात बताई नहीं कि हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। तो कोई जवाब देना चाहेगा, किसी के पास जवाब है इसका, आप दोनों में से। आपका तो सवाल है, आपको मैं जवाब दूंगा। किसी का ये सवाल, इसका इस पर कोई जवाब। करीब हो, करीब हो, करीब हो। IS 1 की रिक्वायरमेंट है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट। जब मैंने बात बोली कि एफएस बनानी है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो मतलब आपने मेरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर आईएफआरएस और आईएएस है,
तो सर अल्टीमेटली आपने यही वाली बात तो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप IS1 के हिसाब से अपनी FS बनाओगे, और IS1 में ये रिक्वायरमेंट है कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है फॉर द 12 मंथ्स। और अगर आपकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या आ जाए, गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या आ जाए, अप्रोप्रिएट आ जाए तो गोइंग कंसर्न बेसिस, और अगर इनअप्रोप्रिएट आ जाए तो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, और अगर अप्रोप्रिएट आ जाए लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्लोजर दे देंगे। और अगर यही सारे काम सही से कर दे मैनेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा इसके ऊपर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का हमने एज 570 भी रिवाइज करी। क्या कहा तो जवाब मिला, इसीलिए ये बात अलग से नहीं लिखी। तो मैंने ये बात नहीं लिखी कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करो, मैंने ये नहीं लिखा कि IS16 को सही से वैल्यू करो, मैंने ये नहीं बोला कि IS16 में ये बात लिखी है रीवैल्यूएशन होनी चाहिए फॉर होल क्लास। क्यों नहीं बोली, क्योंकि मैंने एक जुमला कह दिया, AFRF आपका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, और FS बननी चाहिए, सिर्फ बननी चाहिए नहीं, AFRF की बुनियाद पर बननी चाहिए। क्लियर है। और जब पूरे साल के बाद ऑडिटर आएगा तो फिर आपने उसे क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर सवाल प्री कंडीशंस मिसिंग है तो क्या करें, अब सवाल ये उठता है। तो अगर प्री कंडीशंस मिसिंग है तो उसके ऊपर हमने गुस्से का मुजाहरा किया था ऑडिटर ने। क्या गुस्से का मुजाहरा किया भाई, हमने बोला कि अगर प्री कंडीशंस अवेलेबल नहीं है तो सवाल कौन सी प्री कंडीशन अवेलेबल नहीं है। पता चला कि अगर ऑडिटर ऑडिट करने पहुंचा और उसको पता चला कि प्रीमाइस अवेलेबल नहीं है, प्रीमाइस अवेलेबल नहीं है में कौन सी चीजें आ गई थी, FS नहीं बनी, इंटरनल कंट्रोल्स नहीं एग्जिस्ट करते, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तो इस सूरत में हमने कहा कि हम ऑडिट ही नहीं करेंगे। अब अगेन हुआ क्या, ये सारी चीजें प्री कंडीशन है, मतलब मैंने आपसे पहले एग्री करवा रहा हूं और आप कह रहे हो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो कह रहा है कि ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऑडिट करने पहुंच गया फिर मुझे पता चल रहा है, नो, ये तो उसी वक्त की बात है, बस AGM खत्म हुई है, खाना वाना खा रहे हैं सब लोग, शेयर होल्डर्स तो चले गए अपने घर, तो हमने कहा बात सुनो, प्री कंडीशंस, ठीक है प्री कंडीशन में क्या चीजें हैं, दो चीजें, AFRF एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। तो प्रीमाइस नहीं है, नहीं दे रहे भाई FS, नहीं देंगे इंटरनल कंट्रोल, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है जाओ, ऑडिट ही नहीं कर रहा मैं आपका, अभी थोड़ी कुछ शुरू हुआ है, बुला लो शेयर होल्डर्स को वापस। ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। लेकिन अगर बोले कि यार ये लो FS मिल जाएंगे आपको, ये लो इंटरनल कंट्रोल, लेकिन हमारा AFRF आपको एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, ऑडिटर को आपका AFRF एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा। अब AFRF क्या था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पाकिस्तान में IFRS अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है, फोर्थ शेड्यूल फॉर लिस्टेड कंपनीज, फिफ्थ शेड्यूल फॉर अदर देन लिस्टेड कंपनीज। तो अब मसला ये आपको समझ नहीं आ रहा हमारा AFRF, इसमें हमारी क्या गलती है, क्योंकि ऑडिट मैंने बताया एक प्योर जजमेंटल काम है, ये कोई किताब नहीं कि इस किताब में जो लिखा है बस करके आ जाऊं ऐसे करना है, नो, ये आपकी जजमेंट है। तो आपने जज किया, आपने कहा नहीं आपका AFRF एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस सूरत में अब क्या होगा कि अगर AFRF एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपको ऑडिटर कहता, आपको क्या कहता है कि आप इंगेजमेंट से मना कर दो। लेकिन अगर लॉ कहे कि एंगेजमेंट करनी है तो अब क्या करें, तो अगर ऑडिटर के पास इख्तियार है मना करने का तो मना कर दे, अगर लॉ बोले कि करना है तो फिर करना पड़ेगा, लेकिन अब गुस्से में करेगा ऑडिटर, इसको इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक सवाल बन के मिल सकता है कि एक ऑडिटर ऑडिट AGM के अंदर सिलेक्ट हो गया, लेकिन हुआ ये कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बताएं ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा। ये भी कह सकता है एक सिनेरियो दे दो और बोले, सिनेरियो के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वैसे ही इतने सिनेरियोज हैं, तो हो सकता है क्रैमिंग बेस में पूछ ले बताओ प्री कंडीशंस मौजूद ना हो तो ऑडिटर क्या करेगा, तो आप सारी बात बताएंगे, अगर प्रीमाइस अवेलेबल नहीं है तो ये करेगा, अगर प्रीमाइस अवेलेबल है लेकिन AFRF एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम मना कर देंगे, लेकिन अगर लॉ बीच में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, अगर लॉ बोले तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ शराइत के ऊपर, आप बोलेंगे कि ये बात क्या कर दो FS में डिस्क्लोज कर दो, आप मैनेजमेंट लेटर में कुछ बातें बताएंगे कि भाई मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर का पैराग्राफ डालूंगा, जो आपका डिस्क्लोजर है वो एम्फेसिस ऑफ मैटर, याद है एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या था, ऐसा डिस्क्लोजर, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए क्या है, फंडामेंटल है, इसके अलावा वो कहीं और कम्युनिकेट नहीं हुई, कहीं और से मुराद
की ऑडिट मैटर में। क्या ये की ऑडिट मैटर है? क्या मेरा इस बात पर बहुत टाइम लगा? क्या मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया? क्या मेरी बहुत एफर्ट्स लगी? क्या इसमें एस्टिमेट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं? नहीं सर, लॉजिकली ये कैम नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट उसने बोला ईओएमपी में डाल देना। अच्छा, ओएमपी में क्यों नहीं डाला? क्योंकि ओएमपी में तो वो बातें आती हैं जो कि डिस्क्लोज ही ना हो, ऑडिटर से पर्टेन करती हो या किसी और चीज से पर्टेन करती हो। सब कुछ लॉजिकली है हमारे पास। तो हमने कहा सबसे सुटेबल जगह क्या है इसकी? ईओएमपी। तो हमने उसी वक्त कह दिया कि तुम क्या करो इसे ईओएमपी में क्या करोगे? डिस्क्लोज करूंगा। मैं आपका डिस्क्लोजर अपने पास रेफर कर रहा हूँ। अच्छा सर, इसके अलावा मैंने उस समय एक और बात बोली, मैं अपनी रिपोर्ट में एक बात लिखता हूँ कि दीज एफएस रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब मेरी नजर में ये क्या है? मुनासिब है, नाप तोल बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है ऐसा? वो मुझे फ्रेमवर्क ही सही नहीं लग रहा तो मैं कैसे कह दूं कि ये सब सही है? अगर ये कंडीशंस भी नहीं मानती मैनेजमेंट, बोलती है नहीं नहीं कर रहे, जो करना है कर लो, तो इस सूरत में आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट भी ले सकते हैं और फिर इंगेजमेंट लेटर में भी इसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर बात करके खत्म कर देंगे। कुछ जगहों पर आपको विड्रॉ करने की बात की जाती है, तो उसके लिए हमने एक बात सीखी है कि जब भी विड्रॉ करने का वक्त आएगा तो आप ये सोचेंगे कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर मेरा ऑडिट बहुत थोड़ा हुआ है तो मैं क्या कर लूंगा? विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन अगर मेरा ऑडिट बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं स्कोप लिमिटेशन देकर, अगर काम नहीं हुआ तो स्कोप लिमिटेशन देकर भी बात खत्म कर सकता हूँ। जब आपने प्री कंडीशंस एग्री करवा ली मैनेजमेंट से तो इनको क्या करना? लिखत पढ़त पे भी करवा लें, वरना फिर बाद में मुकर जाएंगे। तो एंगेजमेंट लेटर एक क्या है? रिटन एग्रीमेंट है ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है? एग्री करता है। नंबर वन, पर्पस और स्कोप क्या है ऑडिट का? सर मैं आपको अपॉइंट करना चाह रहा हूँ फॉर एनुअल ऑडिट 2026, तो ये बात लिखी भी होनी चाहिए। मैं आपको अपॉइंट करने जा रहा हूँ, एक रिव्यू एंगेजमेंट है, रिव्यू समझते हैं ना हम लोग, रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि एएफआरएफ कौन सा अप्लाई हो रहा है, द एएफआरएफ टू बी अप्लाइड। कौन सा एएफआरएफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। हम ये बात डिस्क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं, हम ये बात कम्युनिकेट कर देंगे। देन उसके बाद अगर कोई कंटेंट आप रेफर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप पहले से बता देंगे, भाई मैं ये कंटेंट रेफर करूंगा इस ऑडिट रिपोर्ट से, इस तरह के एक्स्ट्रा बात। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एंगेजमेंट लेटर में लाजमी आएंगी, लाजमी आएंगी। लेकिन फिर इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपको लगे कि डाल देनी चाहिए, तो आप एंगेजमेंट लेटर में वो भी डाल देंगे। 5 चीजें लाजमी है। नंबर वन, स्कोप ऑफ ऑडिट, एएफआरएफ, मैनेजमेंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कोई रेफरेंस नोट डालना चाहे तो आप वो रेफरेंस नोट भी इंक्लूड कर सकते हैं। एडिशनल कंटेंट्स क्या आ सकते हैं? सर स्कोप क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट इन मोर डिटेल, मजीद बताएं कि भाई मैं इस जगह का ऑडिट करूंगा, इस इसको नहीं करूंगा, ये मेरे स्कोप का पार्ट नहीं। बहुत डिटेल करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी ऑडिट की? क्यों नहीं दी जा सकती? बिकॉज देयर आर फ्यू inherent limitations which are estimates, sampling, fraud, management may not provide all information good। तो हमने ये 4 बातें क्या करनी है एज एन इनहेरेंट लिमिटेशन यहाँ पर चाहे तो बता सकते हैं। सर फी, फी में कंटिजेंट फी रख दूं? कंटिजेंट फी रख दूं? कंटिजेंट फी रख दूं? क्यों? सर एथिकल के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इसकी वजह से क्या आ जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। तो कंटिजेंट फी से वहां पर मना किया गया था, तो एंगेजमेंट लेटर में ये गलती मत कीजिएगा। मैनेजमेंट ड्यूटी टू इन्फॉर्म ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, ये वाली बात आप चाहें तो लिख दें इसके अंदर, और इस तरह की कुछ अदर बातें आप लिख सकते हैं। सर आपने एंगेजमेंट लेटर लिखवा लिया, मैनेजमेंट ने साइन कर दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, लेकिन फिर मैनेजमेंट आपके पास आती है कुछ चेंज करवाने। चेंज कर देंगे? चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे? पहले देखेंगे कि चेंज क्या करना है। सबसे पहली शर्त क्या है? चेंज क्या करना है? वाई मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट चेंज। तो मैनेजमेंट आपसे चेंज की गुजारिश कर सकती है।
अब चेंज देखा जाएगा कि क्यों आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है चेंज इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, देखें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने मांगा कुछ था, आपने एंगेजमेंट लेटर किसी और चीज का कर दिया, तो देख लीजिए सर, अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिट स्कोप बाय मैनेजमेंट, पता चला हमने एनुअल ऑडिट एग्री किया, लेकिन जब ऑडिट करने गए और ईएलवीएल सब साइन हो गया, एंगेजमेंट लेटर भी साइन हो गया, ऑडिट करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यार आप एनुअल ऑडिट ना करो क्योंकि हम आपको सारा सामान नहीं दे सकते, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। सर क्या करें भाई? आप एक काम करना, आप रिव्यू कर लें, आप हमारी एफर्ट्स का क्या कर लें, रिव्यू कर लीजिए, कितना अच्छा हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश। सही है, कर लें। तो आप यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे, तो आए इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं। तो ऑडिटर की कंसीडरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द चेंज, कि किन चीजों को वो कंसीडर कर रहा होगा। नंबर वन, सबसे पहले वो देखेगा रीजनेबल केस है या अनरीजनेबल केस है। तो रीजनेबल केस क्या हो सकता है कि अगर चेंज इन सरकमस्टेंस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई हमने मांगा कुछ था, आपने कुछ और लिख दिया, हमने ये वाली सर्विस नहीं मांगी थी, हमने वो वाली सर्विस मांगी थी, ठीक है चेंज कर देते, कोई इशू नहीं। अगर अनरीजनेबल, अगर अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल के केस में क्या हो सकता है सर, अगर वो आपको बोले कि क्या कर दो, स्कोप कम कर लो, अगर वो आपको बोले क्या कर दो, मैं आपको चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहा, एक काम करो ऑडिट को रिव्यू में तब्दील कर दो, नहीं सर अब इस सूरत में आप चेंज नहीं करेंगे, तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा, अगर चेंज क्या होगा, रीजनेबल होगा, तो इस सूरत में आप डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे। सर प्रोसीजर्स, इशू रिपोर्ट, नई टर्म्स के अगेंस्ट में सब बनेगा, पुराने वाले को भूल जाइएगा। रिपोर्ट मस्ट नॉट रेफर टू द ओरिजिनल ईएल और प्रोसीजर्स ऑलरेडी परफॉर्म, तो जो पहले आपने बातें एग्री की थी उनको भूल जाइएगा, नई वाले एंगेजमेंट को कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि आपने खुद कहा ये रीजनेबल है। अगर रीजनेबल नहीं है तो आप, वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप काम करने लगे थे और मैनेजमेंट ने आके हाथ रोका कि नहीं ईएल चेंज करो, आपने क्या करना है, थप्पड़ मारना है, फिर उसी हाथ से थप्पड़। नहीं, इसकी बहुत दिमाग में अपनी इमेज बनाए, मैंने इमेज बनाई हुई है, जैसे ही वो हाथ रोके आपने हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, तो आपने फौरन से क्या करना है, कंटिन्यू विथ ओरिजिनल, आप बोलो हटाओ ना मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इफ मैनेजमेंट ब्लॉक्स कंटिन्यूएशन, दिस इज द, जब तक वो आपके लैपटॉप को आकर बंद ना कर दे तब तक आप काम करते रहे, तो जैसे वो लैपटॉप बंद करे मतलब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, इस सूरत में आप क्या करेंगे, विड्रॉ वाली सारी बातें याद कर लें, आप विड्रॉ करना कंसीडर करेंगे। अगर अगर विड्रॉ आप इस वजह से कर रहे हैं तो आप दो स्टार्ट गवर्नेंस को बता दें, जिस जो ऑडिट करवाना है उसको बता दें, फिर उसके अलावा स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, अगर ज्यादा हो चुका है तो डिस्क्लेमर दे दें, अगर कम हो चुका है तो विड्रॉ कर दें। ऐसा 210 समझ में आया, हो जाएगा, याद आया, समझ में तो आ गया था हमें, याद आया। कुछ बातें जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर, किसके अंदर, रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर, मतलब कि अगर आपके पास एक क्लाइंट चलता हुआ आ रहा है तो आपको सारी बातें उससे करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप उससे कुछ उस तरह की बातें कर लें कि क्या कोई बिजनेस में चेंज आया है, क्या कोई मैनेजमेंट उसमें चेंज आया है। तो रिकरिंग ऑडिट्स में यूजुअली ईएल चेंज नहीं होता, चेंज कब होता है, जब इनमें से कोई हरकत हो जाए। अब इनमें से क्या हरकत हो सकती है कि ऑडिट का स्कोप मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो ईएल ही चेंज होगा अल्टीमेटली, जो भी हम पढ़ के आए। फिर इसके अलावा मैनेजमेंट चेंज होगा, जिनके साथ एग्री किया था वही नहीं है, सही है। सर ओनरशिप चेंजेस हो चुकी है बहुत सिग्निफिकेंटली। सर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुके हैं। सर बिजनेस के नेचर साइज में तब्दीली आई है, तो जाहिर है ऑडिट फीस बढ़ेगी, जाहिर है मेरा स्कोप बढ़ सकता है, मैं इन चीजों का हल करूंगा। एनटीटी ने अपना एएफआरएफ बदल दिया तो ईएलबी फिर क्या होगा, उसमें आईएफआरएस लिखा था अब क्या हो गया, यूएस गैप हो गया, तो ईएलबी क्या होगा, रिवाइज होगा, दूसरा बनेगा। आयजा 210 से कोई सवाल, 12 पढ़ लेते हैं।
पूछ सकते हो मुझसे, बाकी सारे रिवाइज हो गए। कहाँ ध्यान है हमारा इसमें? इसमें क्या है, प्लानिंग है भाई जी। अल्फाज एग्जैक्टली देखने पड़ेंगे मुझे, वो बताओ कहाँ लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, बताओ पेज नंबर। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसका जवाब कि यहीं पे कहाँ लिखा भाई, यहीं पे लिखा हुआ है। पेज नंबर क्या है इसका? 33। अच्छा, अब लॉ है ना, क्योंकि तो लॉ को पढ़ने का तरीका, लॉ का तरीका ये, लॉ क्या कह रहा है, ये जो मैंने आखिर में लाइन लिखी है ना, ये सब पे अप्लाई होगी। सही है। तो ऊपर पहले उसने क्या बोला, पॉइंट नंबर कौन सा था आपका वाला? 4। 4 में क्या कह रहा है, अगर वो से मतलब ऑडिटर, जिसको आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये लॉ पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। इफ ही, अगर वो, इज और वॉज, या तो इज या पास्ट में रह चुका है क्या एम्प्लॉय, और ऑफिसर, एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, या डायरेक्टर है ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, जो तुम्हारा क्लाइंट बनने जा रहा है वो उसका क्या रह चुका है, एम्प्लॉय, ऑफिसर या डायरेक्टर, इन लास्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो वो क्या है, यहाँ तो ये लिखा ही नहीं है, तो हमने ऊपर पढ़ा है, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही, तो ये उसके साथ पढ़ा जाए, डिस्क्वालिफाइड हो गया। यहाँ तक हमने बात पढ़ी। आखिर में आए तो लॉ ने एक और बात बताई, इफ अ पर्सन इज, तो ये एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड हो चुका है फॉर अ कंपनी, उस कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है, ही इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर इट्स होल्डिंग सब्सिडरीज एंड होल्डिंग अदर सब्सिडरीज। एक और मजे की बात है, यहाँ पे तो उसने बताया नहीं कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सिर्फ पार्टनर की, कि वो पार्टनर वहां पर एम्प्लॉय ना रह चुको। सर ये बात तो कहीं लिखी हुई नहीं है, सर ये बात यहाँ लिखी हुई है। The majority of part when a partner is appointed as auditor, only qualified partners can act and sign on behalf of। तो ये जो पूरा आप चीज पढ़ रहे हैं, अप्लाई किसके ऊपर हो रही है, सिर्फ फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। तो अगर पार्टनर के ऊपर ये चीज अप्लाई हो रही है तो ठीक है, अगर कोई ट्रेनी वहां पर एम्प्लॉय रह चुका है तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। क्लियर? और कुछ, और किसी का कोई सवाल? मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, लेकिन बात ये कि मैं कौन हूँ, एक कंपनी जिसका नाम क्या है, यूनिलीवर। सही है। यूनिलीवर से आप खरीदते हैं गुड्स, लेट से। सही है, तो मैंने आपको दे दिया एक क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से उसको क्यों ले रहे हो, ये भी तो सवाल है ना। तो अगर अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई क्रेडिट कार्ड निकाल कर आपको दिया हुआ है और आपका उसकी तरफ सम पेबल कितना है, 1 million या उससे ज्यादा, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्लियर है? कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड, अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिट कार्ड। पता है क्रेडिट कार्ड का सीन क्या होगा, जब आप लॉ खोलोगे ना, तो लॉ के अंदर ये जो सेक्शन है, गालिबन सेक्शन, मेरे ख्याल से कौन सा है, मैं नंबर भूल गया इसका। इस सेक्शन जहाँ से शुरू होता है ना, इसके शुरू में डेफिनेशन होती है, उसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, लॉ किसको क्रेडिट कार्ड कहता है।
तो लॉ इतना प्रिसाइज होता है, आप लॉ को अपनी मर्जी से नहीं मोल्ड कर सकते। इसीलिए वो क्रेडिट कार्ड क्या है वो ये भी बताता है। इवन मैंने आप लोगों को पता है पुअर पर्सन कौन है? आपको तो बता दिया, मैंने नहीं बताया, मैंने किसी को बताया है। चल, पुअर पर्सन इतने मुख्तलिफ लोगों से जी, लॉ उसको नहीं कहता पुअर पर्सन। जी, क्या? मैंने बता दिया तो हम सब गरीब लगने लगेंगे, सब पुअर बन जाएंगे अगर लॉ का क्राइटेरिया बता दिया। क्या? लॉ ये कहता है कि कौन है पुअर पर्सन? वो जो सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाए, वो पुअर पर्सन, हर बंदा पुअर। कहाँ लिखी है ये वाली बात? एनबीएफसी रेगुलेशन 2008 के अंदर, कि हमारी नजर में पुअर पर्सन किसको कहते हैं? वो बंदा, क्योंकि जगह जगह एनबीएफसी के अंदर पुअर पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे? पुअर पर्सन कौन है? गरीब आदमी। सब बोलेंगे मेरी नजर में गरीब कौन है? यार वो गरीब है जो कि करोला में घूमता है। हम बोलेंगे वही तो अमीर है, गरीब कौन कहाँ से हुआ? तो फिर जो फॉर्च्यूनर वाला है वो गरीब किसको बोलेगा? करोला वाले को। जहाज वाला गरीब किसको बोलेगा? फॉर्च्यूनर वाले को। तो इसीलिए लॉ ने कहा नहीं, तुम्हारा मेरा पुअर पर्सन कौन है? जिसकी सालाना इनकम कितने से कम है? अरे ये तो गलत डेफिनेशन दे दिया आपने। तो गरीब आदमी से वो कह रहा है टैक्स नहीं, तो हालांकि सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? क्या सर, ये तो आपने ट्रॉमेटाइज कर दिया। अब आज से कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? हम कौन है? पुअर पर्सन है भाई हम। सामने वाले को कोई भी मिले जिसकी सालाना आमदनी 6 लाख से, बोला पुअर पर्सन, सबको कहना शुरू कर दो पुअर पर्सन को, मारेगा भी। सर लॉ में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ना था? प्लानिंग की तरफ आ रहे थे। चलें ऑडिट प्लान करते हैं अब। ये प्लानिंग एंगेजमेंट लेटर के बाद होगी या पहले होगी? बाद में होगी, पहले होगी? बाद में होगी या पहले होगी? ऑडिट के बाद होगी, पहले होगी? ऑडिट के बाद होनी चाहिए। देख रहे हैं ये होता है पढ़ते हुए, यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक और मजे का सवाल। ये जो हमने पढ़ी थी कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, ये कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ये कहाँ पर अप्लाई होगा? कंसेंट देते वक्त अप्लाई होगा। बात समझ? एक्सेप्टेंस, एग्जैक्टली, प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर आपके पास दो चीजें अप्लाई होंगी, दैट इज कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस विद, दोनों बातें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें? कौन सी वाली? अब हो गया, सब बात है। अब क्या हुआ? ईएल साइन हो गया। कंसेंट के वक्त मैंने ये देख लिया कि जो मैंने सबसे आखिर में दो चैप्टर पढ़ाए थे, कौन से वाले? कौन से दो चैप्टर पढ़ाए थे? कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विथ, जवाब, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो चैप्टर मैंने कंसेंट पढ़ाए आखिर में थे, लेकिन कनेक्ट कहाँ होंगे ये? शुरू में। प्रैक्टिकली अप्लाई कब होंगे? शुरू में। तो कंसेंट लेटर देते वक्त मैं इन दोनों चैप्टर्स को क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा कि क्या पार्टनर इन चीजों से कंप्लाइड है या नहीं। सर एम्प्लॉय, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो सबके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, वो तो ट्रेनिंग के ऊपर भी हो रहा है, वो तो सीनियर के ऊपर भी हो रहा है। सर अब उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कौन से क्लाइंट के पास किस सीनियर जूनियर का इंटरेस्ट है? ये तो बताया ही नहीं आपने। अब क्या हर क्लाइंट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पूरी फर्म से एक फॉर्म साइन करवाएं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या करने सर, ये तो फंस गए। क्या होता है प्रैक्टिकली? इसका तरीका ये होता है कि फर्म्स हर कुछ टाइम में, 2 3 4 महीने में आपको क्या भेजेगी? एक ईमेल के ऊपर आपको एक फॉर्म भेजती है कि आप काइंडली, हर ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि वही एथिकल फॉर्म फिल करें, जिसमें आप ये सब डिस्क्लोज करते हैं कि भाई मेरे अब्बा यहाँ पर होते हैं, या मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट है, मैंने इसके शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, ताकि जब हम कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने लगे तो उसे पता हो कि इस क्लाइंट के पास हमारा कितना इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो
एथिकल रिक्वायरमेंट इस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है। आई बात समझ? मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर ली, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर ली, तो यहाँ पर एक और बात हमारे पास ऐड हो जाएगी। कंसेंट के वक्त हम क्या करेंगे, हम एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स भी यहीं पर अप्लाई हो रहा होगा। जब ये अप्लाई कर लिया, कंसेंट हो गया, डन सेलेक्ट हो गया, एजीएम वगैरह हो गई, ईएलबी साइन हो गया, जब ये सारे काम हो गए, जब ये सारे काम हो गए, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ऑडिटर घर चला जाएगा। फिर वो आएगा कब? दिसंबर के स्टार्ट में। तो बेसिकली दिसंबर के स्टार्ट में वो क्या करेगा? प्लानिंग शुरू करेगा। स्टार्ट से मुराद ये कि ऑडिट तो बाद में ही होगा, वो एक तरह से प्लान करेगा। अब प्लानिंग में क्या चीजें आएंगी? तो प्लानिंग की बात यहाँ पर अब शुरू होगी दोबारा से। तो जब मैं प्लानिंग शुरू करूंगा, जब मैं प्लानिंग की बात शुरू करूंगा तो मेरे पास दो चीजें आएंगी। एक स्ट्रेटेजी और एक ऑडिट प्लान। सर देखने से लग रहा है स्ट्रेटेजी क्या होती है? ओवरऑल ब्रॉडर लेवल के ऊपर। तो इसमें क्या क्या बातें डिस्कस हो रही होंगी स्ट्रेटेजी के अंदर? सुनने से कुछ लग रहा है? सर स्ट्रेटेजी में डिसाइड कर रहा हूँ कि सर मेरा ऑडिट का स्कोप क्या है, ऑडिट में टाइम कितना लगेगा, सर डेडलाइन क्या है, इस तरह की बातें हो रही होंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले जब आपने प्लानिंग की बात की मुझसे, तो प्लानिंग की बात करते हुए मैंने कहा प्लानिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें मैं क्या करूंगा, डायरेक्शंस के मैंने काम किस तरीके से करना है। तो इसमें मुझे दो काम करने, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बतानी जिसमें मैं स्कोप डिसाइड करूंगा, मैं टाइम डिसाइड करूंगा, मैं एंगेजमेंट की डायरेक्शन डिसाइड करूंगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले हेड्स करेंगे, फिर ये वाले हेड्स करेंगे, एंड देन हमारा ऑडिट एक फाइनलाइज स्टेज पर पहुंच जाएगा। ऑडिट प्लान के अंदर क्या होगा? ऑडिट प्लान के अंदर डिस्क्राइबिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच एरिया ऑफ एफएस। यहां पर आकर आप बोलेंगे अच्छा सेल्स, सेल्स पर मैं क्या करूंगा, मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करूंगा। तो याद है अगर किसी को, आयजा 315 300 के बाद आते, तो पहले प्लानिंग शुरू हुई, जब प्लानिंग की तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, ऑडिट प्लान बनाना। ऑडिट प्लान के अंदर मुझे क्या कह रहा है कि अब हेड वाइज चलो, और हेड वाइज चलते हुए क्या करो, हेड वाइज चलते हुए क्या करो, अब तुम हेड वाइज चलो और तुम अपने पास क्या देखो, नेचर, टाइमिंग एंड extent of audit procedures, nature, timing and extent of audit procedures। अब जब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आपने डिसाइड करने, तो नेचर डिसाइड करने के लिए, टाइमिंग डिसाइड करने के लिए, टाइमिंग से मुराद क्या है, टाइमिंग से मुराद ये है कि मैंने स्टॉक काउंट कब करना है, मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन कब भेजनी है, मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर किस नेचर के, तो ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? सर प्लानिंग, प्लानिंग में तो ये चीजें डिसाइड करनी है। फिर आपको एक काम करना है, वो क्या है, यहां पर आपके पास आयजा 315 अप्लाई होगा, और आप क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे, रिस्क असेसमेंट। तो वो जो याद है ना, एज 315 के अंदर मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, क्यों करूंगा, नेचर तो पता हो कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। सर मैं आपके पास अंडरस्टैंडिंग लूंगा ना सिर्फ इंडस्ट्री की, बल्कि एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, उसके ऑपरेशंस की, ताकि मुझे पता चले कि मैंने किस टाइम पर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर किस एक्सटेंट तक परफॉर्म करना है। सर एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती है, तो सबसे ज्यादा रिस्की एरिया कौन सा है, एक्सचेंज गेन और पेबल की रिट्रांसलेशन का। ये मुझे देखना है, मुझे देखना है कि सही एक्सचेंज रेट यूज किया या नहीं किया। तो मेरे लिए टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, मेरे लिए एक्सटेंट, शायद मुझे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। सर क्यों?
ज्यादा करने हैं। सर उस कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं एक्सचेंज रेट अप्लाई करने के, वो ऑटोमेटिक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर रोज का नया इंटरेस्ट रेट निकालता है, एक्सचेंज रेट भी हर रोज का नया निकालता है। तो हर करेंसी का यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई सबका होता है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ना सिर्फ आज का बल्कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स का भी होता है, एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का। अगर कंपनी ने अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाई हुई है कि मेरे इंपोर्ट बिल पर आज का रेट अप्लाई होगा, एक ऑप्शन है मैन्युअली बंदा इनपुट करेगा, एक ऑप्शन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, रेट आएगा, आज के दिन यही रेट अप्लाई होगा। बैंक्स में जो डेली का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो किस तरीके से होता है? सर आज का इंटरेस्ट रेट एसबीपी ने निकाला, ऑटोमेटिकली बैंक्स के सिस्टम ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को एक्सट्रैक्ट किया और कैलकुलेट कर लिया। अगर ये काम सिस्टम कर रहा है तो फिर इंटरनल कंट्रोल अच्छे बने हुए हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो एक्सचेंज रेट जो आ रहा है वो सही है गलत है, तो फिर ही मैं कहूंगा कि मेरी एक्सटेंड क्या हो जाएगी, सारी बातें आपस में लिंक्ड। तो मैं रिस्क असेसमेंट के एक टाइम जो इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्म करता था वो इसी वजह से करता था। मैं रिस्क असेसमेंट के टाइम जो ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेता था वो इसी प्लान में जो काम कर रहा हूं ना, मैं इसलिए ले रहा होता था। प्लानिंग कौन कर रहा होगा? एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा होगा या और की मेंबर्स कर रहे होंगे एक ऑडिट के। सर प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये सवाल आ सकता है आपके पास स्क्रैमिंग के अंदर कि व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ बेनिफिट्स बताएंगे। सर ये तो जेनेरिक सी बात है, बताइए क्या फायदा होगा प्लानिंग का, किसी भी प्लानिंग का, ऑडिट की नहीं, ऑडिट सब्जेक्ट की प्लानिंग का क्या फायदा होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एरर के चांसेस कम होंगे और लाइवा किस हमारे प्रोसीजर्स बिल्कुल क्या होंगे, स्पेसिफाइड होंगे, हम तैयार होंगे और डेडलाइन मीट हो जाएगी। और सर अगर मेरे पास ऐसी कंपनी है जो कि फ्रॉड में एंगेज है, तो फिर शायद मुझे फ्रॉड, वैसे तो मैं दूर रहूंगा, लेकिन अगर पता चला तो मैं अपनी टीम में कौन रखूंगा, एक फ्रॉड स्पेशलिस्ट, एक फ्रॉड इंस्पेक्टर, फ्रॉड स्पेशलिस्ट भी रखूंगा जो कि इन सब चीजों में क्या हो, मोहतात हो। सर अगर टैक्स का बहुत बड़ा मसला चल रहा है तो मैं अपनी टीम में एक टैक्स एक्सपर्ट को भी रखूंगा। तो ये अगर ये प्लानिंग होगी तो ये टाइम पर बंदे मौजूद होंगे, वरना एंड टाइम पर पता चलेगा यार टैक्स का ही मसला है, 2 दिन बाद रिपोर्ट देनी है। क्या अब आप काम कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, जान छोड़ा। आप क्या बोलोगे? प्लानिंग में डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज की होगी? सर ये जो आपने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई ये डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, ये जो आपने ऑडिट प्लान बनाया ये डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा। सर अगर इनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो आप वो चेंज भी अकाउंट फॉर करेंगे और रीजन भी बताएंगे चेंज का कि ये चेंज क्यों आया है। सर ऑडिट स्ट्रेटेजी में और ऑडिट प्लान में क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी वो आपको यहाँ बातें बता रहा है। तो जब ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात आई, ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात आई, तो मैं यहाँ पर कुछ ब्रॉडर लेवल पे बातें करूंगा, लाइक एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, सर मेरे पास एएफआरएफ क्या है, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सर बिजनेस कहाँ कहाँ है, कितनी जगहों पर है, सर क्या कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है या नहीं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पूछा? मटेरियल में से स्टेटमेंट नहीं है, फ्रॉड के लिए आप उससे इंक्वायरी करते हैं और आइजा 610 अप्लाई होता है। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर के काम को जब ले रहे होते हैं या उसका बंदा उठा रहे होते हैं, तो ये सवाल, ये स्टैंडर्ड तो अप्लाई तब होगा ना जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट प्रोसीजर पर क्या इम्पैक्ट है? मैं ऑडिट करने गया, मैंने कहा इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसने बोला अच्छा क्या चाहिए आपको, मैंने बोला मुझे दो तुम सबसे पहले तो मटेरियल रिक्विजिशन, उसने कहा अच्छा सिस्टम में, अच्छा मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सर मुझे चाहिए जीडीएन सिस्टम में, सर मुझे चाहिए लेट्स से परचेज रिक्विजिशन सिस्टम में, सर मुझे चाहिए गेट पास सिस्टम में, सर मुझे चाहिए रीऑर्डर लेवल सिस्टम में। तो यहाँ पर क्या कर कुछ भी नहीं होता हमारे पास, यहाँ से डॉक्यूमेंट इसको सामान चाहिए होता है, सिस्टम पे एंटर करता है।
इन्वेंट्री डिपार्टमेंट इशू करता है, जीडीएन बन जाती है। जैसे ही सामान वहां पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है वहां पर डॉक्यूमेंट, इन्वेंट्री लेवल नीचे जाता है, फौरन से परचेज रिक्विजिशन बना देते हैं हम ऑनलाइन। तो सर हमारे पास तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता सिवाय गेट पास के, जब गाड़ी अंदर आती है बाहर जाती है, वो चाहिए तो देखने का, वो देख के क्या करें। तो अब इससे फर्क क्या पड़ा, सर हमने आपसे एक प्रोसीजर समझा था इंटरनल कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि हम बोलेंगे शाबाश हर जीडीएन के बदले परचेज ऑर्डर बना या नहीं बना, ये सवाल था, याद है। लेकिन यहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, बताएं क्यों, बताएं क्यों। मेरा सवाल है कि हमने एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा है क्या, या ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा है क्या, ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा है हमने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बोलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर बोलेंगे, सॉरी। क्या ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा है कि हम मैनेजमेंट को कुछ जीडीएन के सैंपल देंगे और बोलेंगे बताओ इसके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर मिला या नहीं मिला, आपको परचेज ऑर्डर मिलेगा, देन उसके बाद आप या सेल्स ऑर्डर बनाया नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट अज्यूम करना चाहो, कॉन्सेप्ट समझाना है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, रिसीव हुआ, अब मैंने जीडीएन बनाया, तो शर्त क्या थी, हर जीडीएन के बदले, याद है ना कि 10 जीडीएन बन रहे हैं तो 10 सेल्स ऑर्डर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल, यहां पर वो चीज नहीं चेक करो, क्यों नहीं करो। जीडीएन बनेगा ही जब, जब सिस्टम में ये सारे काम होगा, तो सिस्टम आपसे पहले बोलेगा पीओ नंबर बताओ, एसओ नंबर बताओ, सेल्स ऑर्डर नंबर क्या है, मैं बोलूंगा ये वाला, ठीक है, सेल्स ऑर्डर नंबर जीडीएन डाल दिया, और फिर उसे जीडीएन बना दिया, दोबारा मैंने उसी सेल्स ऑर्डर को सिलेक्ट किया तो वो क्या बोल देगा, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी जीडीएन बना हुआ। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, आईटी कंट्रोल्स के अंदर। तो आईटी कंट्रोल्स की बात यहाँ कैसे कर दी, सर प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में ये बात आप पहले से देखेंगे कि मेरे पास इन्वेंट्री में सिस्टम इन्वॉल्व है, तो मैं अपना दिमाग सिस्टम के हिसाब से तैयार करूंगा, अगर सिस्टम नहीं होता तो फिर मैं अपना दिमाग फाइलों के हिसाब से तैयार करता, कि मुझे 10 फाइल्स मिल जाएंगी, मैंने उन 10 फाइल्स के ऊपर काम कर सकता। कुछ बात समझ आई। ये तो मैंने बात कर ली प्लानिंग के हवाले से, फिर उसके बाद में गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन। सर डेडलाइन कब है, जाहिर है डेडलाइन डिसाइड होती है तो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि आप सारा काम खुद नहीं कर रहे, आप डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। अक्सर क्लाइंट की वाली गलती करते हैं कि आप उनसे डेटा मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, नहीं देते, एंड के एक हफ्ते में डेटा देते हैं। अब एक हफ्ते में आप क्या ही कर लो, तो फिर आपको उस हिसाब से लेकर चलना होता है उस क्लाइंट को। सर मीटिंग्स हो रही होती हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के साथ, क्यों सर, सर याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मिस स्टेटमेंट निकलती थी तो मैंने एक बात कही थी कि फौरन से क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना, बल्कि किसके पास जाना, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास, मैनेजमेंट के पास जाकर बोलना कि मिस स्टेटमेंट है, इसको क्या कर लो, सही कर लो। हमने जगह जगह पढ़ा था कि किसी चीज पे कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, कोई इशू आए तो क्या करना। तो हमने बात की कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आप अपने पहले से डिसाइड कर लेंगे, आपकी मीटिंग्स अलाइंड होंगी। सर नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, के कब कौन सी रिपोर्ट आपने इशू करनी है, आपको ये डिसाइड हो जाएगा। फिर इसके अलावा और कौन से फैक्टर है सर, मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड्स, आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में डिसाइड कर रहे होंगे कि मेरे पास मटीरियलिटी क्या होगी। सर एरियाज ऑफ हाई रिस्क एरियाज कौन से हैं, सर क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करना ही नहीं करना, प्लानिंग करिए तो ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर डिसेंट डेवलपमेंट इन लॉ अकाउंटिंग, ये कहाँ की बात है, आयजा 315 के अंदर, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, emphasis on professional skepticism in certain areas। सर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है, आप ये डिसाइड करोगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म, ये वो वाली नहीं, सही है, ये वो वाली नहीं है, ये बेसिकली प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो कि बाद में आप परफॉर्म कर रहे होंगे, ये देखने के लिए कि अब मैंने मजीद क्या काम करना है, क्या हमें सारी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही। नॉलेज फ्रॉम प्रायर ऑडिट्स एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस स्टेज, तो जो एक्सेप्टेंस के वक्त आपने चीजें करी थी उसकी नॉलेज की, भाई हमसे ये बातें एग्री हुई थी, हमने ये बातें एग्री की थी, ये हमारा स्कोप था, हमने इस हिसाब से लेकर चलना है।
ओके। हम प्रॉफिट को इस तरीके से बेंचमार्क बनाते हैं उस केस के अंदर कि अज्यूम करते हैं अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आपके पास कितने महीने का प्रॉफिट अवेलेबल है? 10 महीने का। 10 महीने का प्रॉफिट अगर 100 रुपए है तो 12 महीने का कितना होगा? मैं उसे प्रोजेक्ट कर लूंगा। मैं उस प्रोजेक्टेड की बेस पर क्या कैलकुलेट करूंगा? मटीरियलिटी, और उसे बेंचमार्क बनाकर पूरा ऑडिट करूंगा। दिसंबर एंड होगा, जनवरी के मिड तक एफएस आ जाएंगी। जब एफएस आएंगी तो फिर मेरा अगला टास्क क्या होगा? मेरा अगला टास्क नहीं रिवाइज क्यों करूंगा, मैं पहले कंपेयर करूंगा कि अभी जो प्रॉफिट है वो 120 है। नहीं नहीं सर, वो कम होकर 110 हो गया। तो अल्टीमेटली 110 हो गया अगर वो प्रॉफिट, तो मेरी मटेरियलिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो मैंने आयजा 320 में ये बात सीखी थी मटेरियलिटी के अंदर, कि अगर मटेरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं, पहले ये इवेल्युएट करना है। पहले ये क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया क्या है? मटीरियलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है तो कम कर दो, बढ़ रही है तो बढ़ा दो। नहीं, मटीरियलिटी कम हो रही है तो कम कर दो, बढ़ा रही है तो बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं है? सर इस वजह से नहीं है, लॉजिकली सोचें, मटीरियलिटी का प्रोसीजर्स पर क्या इंपैक्ट है? मटीरियलिटी ज्यादा तो प्रोसीजर्स, अगर मटीरियलिटी कम तो प्रोसीजर्स। जब आपने कम मटीरियलिटी को रखते हुए प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किए हैं, मटीरियलिटी बढ़ाओगे तो प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। क्या इसका कोई इंपैक्ट है? इवेल्युएट द इम्पैक्ट फर्स्ट। पहले आपने इवेल्युएट किया इम्पैक्ट, इवेल्युएट कर लिया, अब आपने बोला भाई जरूरत नहीं है, तो फिर रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ जरूरी है क्योंकि मटीरियलिटी कम हो रही है, मटीरियलिटी कम होगी तो प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे, प्रोसीजर्स बढ़ेंगे तो ज्यादा सैंपल साइज लेने पड़ेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो अक्सर आपको एक प्रोसीजर सुनने को मिलेगा कि रिवाइज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिवाइज द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो उसका मतलब यही है, सैंपल साइज बढ़ा दो, टाइमिंग्स दोबारा देख लो, नेचर देख लो। सिर्फ वो नहीं, कहीं भी आपको कोई नया ऑडिट रिस्क निकल के आए तो भी आप ये काम कर रहे होगे। आपकी मटीरियलिटी क्या हो गई? रिवाइज हो गई, चेंज हो गई, कम हो गई, चेंज कम हो गई, बुरा चेंज। तो फिर आप क्या करोगे? ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होगे। हो गए सारे काम। तो हमने क्या किया होगा? अपने ऑडिट प्लान के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को क्या किया होगा? परफॉर्म किया होगा, इस बेसिस पर देखा होगा। ऑडिट प्लान के अंदर मैं क्या करूंगा? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएंगी। तो गालिबन मटीरियलिटी वाला सवाल था वो क्लियर हो गया। और कोई सवाल? इस पर भी नहीं आएगी, वहां लगे नहीं आएगा यहाँ पर। ये यहाँ लगा दे, उसको वहां लगा दे। मेनली प्लानिंग और इसमें ये वाली बात होती है। अच्छा, फिर आपके पास एक चीज आती है, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम और फाइनल ऑडिट। तो इंटरिम और फाइनल ऑडिट क्या है? अच्छा, आपने एक सवाल किया गालिबन कि इंटरिम ऑडिट चल रहा होगा जब हम जाएंगे, तो इंटरिम ऑडिट नहीं चल रहा होगा। इंटरिम ऑडिट होता क्या है? इंटरिम ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो होता फाइनल ऑडिट है, एनुअल ऑडिट, लेकिन शुरू कब होता है? ईयर एंड से पहले। तो ऐसे ऑडिट को क्या कहते हैं? इंटरिम ऑडिट। तो हम जाएंगे तो हम इंटरिम ऑडिट शुरू करेंगे। एक चीज होती है रिव्यू एंगेजमेंट, अक्सर लोग इसको मिक्स कर जाते हैं कि ये रिव्यू क्या? हाँ, एग्जैक्टली exactly. हमें टाइम को क्या करना है? बचाना है। तो अक्सर इंटरिम और रिव्यू में क्या आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क है? इंटरिम ऑडिट एक ही ऑडिट की बात हो रही है जिसकी फाइनल कर रहे हैं। फर्क क्या है? शुरू हम पहले कर रहे हैं 2 महीने पहले। जब मैंने 2 महीने पहले शुरू किया तो फिर एंटिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड तो सब उससे उस वक्त के हिसाब से हो रहे हैं। फाइनल पर इसका फर्क क्या पड़ेगा? फाइनल जब मुझे एफएस मिलेंगी तो अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया, अगर उस वक्त कोई नया सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, तो मैं उस हिसाब से अपनी चीजों को क्या कर रहा हूँ? एडजस्ट कर रहा हूँ। तो दैट इज
फाइनल ऑडिट पर उसका इम्पैक्ट रहेगा। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं आपके पास। प्लानिंग से और कोई सवाल? फिर इसके बाद आपके पास मटीरियलिटी, पूरा एक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है जो कि अलग अलग फेजेस में यूज होता है। मटीरियलिटी प्लानिंग में भी होता है, परफॉर्मेंस में भी होता है और रिपोर्टिंग के वक्त भी होता है। प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल? जी। हेडिंग्स याद करो और साथ में इसके कंटेंट्स को ध्यान में रखो। हेडिंग्स मेनली और कंटेंट्स ध्यान में। तो वो पूछेगा आपसे ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, हेडिंग्स एज इट इज लिखना और उसका कंटेंट्स अपनी तरफ से बनाकर लिखना। इससे मिलते जुलते हैं। और जी कोई सवाल? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? क्या नींद आ रही है? हो जाओ यार, हमारी क्लास में कोई पाबंदी नहीं है। तकिया है किसी के पास? मैडम को तकिया क्या है, कुछ ऐसा कुछ? बैग तो सब है। बैग ऐसे ही आप? कहाँ? कब? हाँ, बैग तक पहुंच गया। क्या बात है। अब पता चला लाइव में क्यों कह रहा हूँ, जवाब दें जवाब दें। पूरे सेशन संकेत नहीं हुआ, आंसर में बता। अच्छा नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा जवाब दो, ऑनलाइन में जवाब दो, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी हो जाता है। मेरा अकाउंटिंग का पेपर है, सोचो अगले दिन। कौन सी अकाउंटिंग? वो सर हम बाद में पीआरसी की रिवीजन करवा रहे थे एक रात पहले। अक्सर एक रात पहले, और वो था रमजान। क्या? चांद? सही है, वो एक रमजान था वैसे भी, अगले दिन रोजा। अब मैं तरावी वरावी पढ़ के, अब आखिरी दिन यूजुअली मेरे प्रैक्टिस ही होती है, मैं नहीं पढ़ता। सर हम बाद में क्लास रखिए, कैसे मना करूं? ठीक है। सब क्लास ले रहे, पूरी क्लास टेंशन में, ये वो, भाई कोई तरावी पढ़ने नहीं गई है वो। मैं अपने सारे काम करके आखिर में सोचा यार अब थोड़ा ले लेते, पढ़ तो लिया सब, क्या क्लास लेने बैठा मैं मजे से ऐसे ही इसकी तरह मोबाइल पे लेक्चर लगाया, लैपटॉप भी नहीं, मोबाइल पे लगाया। 11 बजे का टाइम, और मैं लेक्चर लेते रहते सो गया। सर चीखे जा रहे हैं क्लास में, मुनीब मुनीब जवाब दो, मुनीब जवाब। और मुनीब पता नहीं सोया। फिर उसके बाद अब जब क्लास क्लास ओवर हो गई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा क्लास का, फिर मैंने क्लास बंद करके सो गया। तो अगले दिन मुझे पता चला कि ये सब हुआ। तो ऐसा होता रहता है। अच्छा जी। अब जी ड्राइवर क्या पढ़ना है आगे? और बताएं, और क्या रिवाइज करें? नींद क्यों आ रही है? नींद क्यों आ रही है? सो जो, खड़े हो जाओ। खड़े हो क्लास। नींद नहीं आएगी ना इससे। यार मैं ये करता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको सजा नहीं दे रहा। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि अगर मैं, क्योंकि जाहिर है पूरा दिन सुबह से फॉर्म फॉर्म से आकर लेक्चर लिया, मतलब आप लोगों की क्लासेस नहीं, क्लासेस लेकर फिर जब रात को 10-11 बजते हैं ना, और फिर उसके बाद बंदा खाना खा लेता है, तो फिर चाय कॉफी जहर कुछ भी असर नहीं करता। कुछ भी खा लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको क्या चाहिए? बस नींद। और उसमें आप बैठ के लेते, कॉफी पाउडर खा लो, उससे फर्क पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में ऐसा फर्क पड़ेगा। कितना? थोड़ा? हाफ ऑफ टी स्पून खा लो, फिर क्या होगा? नींद नहीं आएगी? हाँ लेके जा रहे हैं रिजल्ट भाई। चलो, इस पर लेके जाएंगे वो। देख लीजिएगा वहां पहुंचते पहुंचते शहीद ना हो जाएंगे। अच्छा, तो कॉफी पाउडर खा लो, फिर क्या होगा? खराब हो गया। और अगर उसके बाद भी सो गया, फिर क्या करूं? मेरा ये इलाज पता है। क्या करूं?
ये तो इलाज क्या है इसका, रेक्टिफिकेशन? भाई ये दोपहर वाली चीज आप कर सकते हो, मैं कैसे करूँ क्लाइंट पर करूँ खाना? अच्छा रात, थोड़ी देर सो जाऊँ। कल रात को मैंने यही किया, मैं 1 बजे मैंने कहा यार 1 घंटे की नींद, आधे घंटे की एक पावर नैप लेता हूँ। 8 to 10 मिनट्स, मैंने कहा नहीं थोड़ी जरा सुपर पावर नैप लेते हैं। सही है, तो मैंने कहा 1 बज के 7 मिनट में सोया, अपने भाई को बोलता हुआ भाई यार मुझे पूरे 1:30 बजे उठाना, मुझे काम करना है। उसने कहा ठीक है भाई, बस सो के। फिर मेरी आँख खुली 7 बजे, मैंने कहा तुमने उठाया नहीं? अरे भाई 1:30 बजे, पौने 2 बजे, 2 बजे उठाता रह गया, आपको याद भी नहीं। तो पावर नैप, देखो मसला यही है मेरा, या तो नींद नहीं आएगी, या आएगी तो सो गए तो मर गए, फिर कुछ भी नहीं। फिर आप सर पे खड़े होकर ढोल बजा लो, मेरा जो अलार्म होता है ना वो सर्राफे बंद करते हैं और फिर मुझे उठाते हैं 8 बजे। तो वो अब मेरा अलार्म बंद करते हैं, कहते हैं भाई तुम उठ जाओ, हम सब उठ गए, ये तुम नहीं उठे, सिर्फ तुम्हारे बराबर में बज रहे हो। तो ये मसला है। चर्च या अफीम? क्या करूं? नींद भाग जाए, आती है भागती है? ट्राई किया है? अच्छा ये है ना वीसी में? तो कहाँ मिलेगी, मैं लेके आऊँ आपके लिए? ढूंढो जरा चर्च या अफीम। सप्लाई बढ़ अलहमद में देखो, मार्केट गैप यहाँ पे सबको जरूरत होगी। सही है, 2 कस्टमर तो यही, 3 कस्टमर बैठे हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी ना, सप्लाई नहीं है, डिमांड डिमांड ही डिमांड। बस यहाँ पर ये टेबल लगाना बाहर। क्या? प्रॉफिट ही प्रॉफिट भाई, सोच, और एक दफा आदत पड़ गई तो हाँ रिकरिंग कस्टमर, गोइंग कंसर्न असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ? अच्छा, तो मेरा जो मैं करता हूँ सॉल्यूशन, मुझे तो नहीं पता था मुझे कॉफी पाउडर, ये तो फिर जहर नहीं खा ले अंदर से, होता है इतना कड़वा। ब्लैक कॉफी, यस मैंने बनाई थी एक दफा, फिर मैंने उसको फेंका था। कौन सी दवा है भाई, दिमाग कुछ हो जाता है नहीं? मुझमें ऐसे ही खा ली। उसकी बातें थोड़ी है, इतनी कड़वी। कॉफी अच्छी होती है लेकिन तमीज से। एक दफा मुझे याद है, मतलब ब्लैक कॉफी, एक दोस्त कुलीग ने कहा कि यार रात भर हमने काम करना था, तो हम एक काम करते हैं ब्लैक कॉफी पीते हैं। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो उसने तो पानी में कॉफी डाल के एक कप बनाया उसने, हालांकि भर के 30 ml भी नहीं, वो अच्छा खासा कप भर के उसने बनाया। और उसने चीनी भी नहीं डाली, मैंने तो चीनी डाली। सही, 1 चम्मच। चीनी डालने के बाद नहीं रहती, चीनी के बगैर सही होती है। तो मैंने एक घूंट पिया, मैं दिमाग खुल गया, मैंने कहा बस इसको फेंक दो। फिर मैंने उसको फेंक दिया, मेरे लिए उतनी काफी थी। इतनी जहर कड़वी के मुझे जबान से नहीं, मतलब ज्यादा आके भी बुरा लगा। क्या इफेक्ट, कैसे महसूस करता? तो वो वाली बात हो गई, सिगरेट पी रहा है एंजॉय करते हुए। एक ही तो बात हो गई, मैं यही फर्क करना चाह रहा था। नुकसान कम है? क्यों? कॉफी का नुकसान है, ज्यादा है? ज्यादा है? क्यों? तो कॉफी से दिमाग को इफेक्ट नहीं होता? क्या चाह रहे हो, सीए का सर्टिफिकेट हाथ में आते आते वो पागल हो जाऊं? नहीं है, ऐसा चाह रहे हो भाई? ये कौन होता है? आप कहाँ के हो?
मेडिकल के क्या बात है, चलो बताओ। स्ट्रेस तो वो हो जाता। यार मेरे पास इससे मेरे जहन में एक अच्छा सॉल्यूशन आया है इससे। मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे नींद आ रही होती है ना, अगर मैं किसी सॉफ्ट जगह पे बैठा हूँ, लेट से किसी ऐसी चेयर पे या सोफे वगैरह पे या मैट्रेस पे, तो मैं क्या करता हूँ, जमीन पे बैठ जाता हूँ। सही है। जमीन पे भी नींद आ जाती है। सही, वो सुना है ना, नींद तो कांटों पे भी आ जाती है, ईंट पर भी आ जाती है, तो उस पर भी नींद आ जाती है। फिर मैं एक आखिरी सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं होता हूँ खड़ा और मैं इस लैपटॉप को रखता हूँ किसी ऊंची जगह पर, मोबाइल को खड़ा किया और फिर चलते चलते लेक्चर लेता हूँ। 2 घंटे तक चलता रहूंगा और लेक्चर लेता रहूंगा। ये स्ट्रेटेजी बचती है आखिर, करना है भाई। फिर हाँ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन उतना नहीं है ना। मेरे पास है सिर्फ 2 घंटे और मुझे उस 2 घंटे में लेक्चर पूरा करना है। और वो भी कौन सा, और वो भी कौन सा, कॉर्पोरेट लॉ। सोचे नींद कैसी आ रही है। क्या दोहरी है वो। अच्छा, तो आप कौन सा, मटीरियलिटी, मटीरियलिटी पढ़ लेते हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं जो आप लोगों की डिमांड पर। अच्छा जी, तो मटीरियलिटी। पहले मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर दूंगा मटीरियलिटी का, फिर हम बुक से देखेंगे। रिवीजन का सही मजा ऑनलाइन से ज्यादा फिजिकल में आता है। ऑनलाइन में ज्यादा मजा नहीं आता, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। और खास तौर पे ऑडिट, मतलब ऐसा सब्जेक्ट, लॉ तो चलो फिर एक प्रिसाइज है, यहाँ से देख कर ये एक्सप्लेन करना है, हो जाता है। ऑडिट जब तक हाथ पैर ना चले मजा नहीं आता। इससे पहले वाला बैच तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, उसमें ज्यादा मजा आता था मुझे। ये तो इस वजह से कि रिकॉर्डिंग हो सके, उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बोर्ड पे ज्यादा मजा आया था। चलो, मटीरियलिटी आयजा 320, विच इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है, सबसे पहला सवाल ये तो एक डेफिनेशन। मटीरियलिटी क्या है? मटीरियलिटी मेरे पास एक ऐसा अमाउंट, ऐसा अमाउंट क्या मतलब, मिस स्टेटमेंट, कोई मिस स्टेटमेंट या फिर कोई रीजनेबली अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर। कौन सा डिसीजन, ये अहम बात है। इकोनॉमिक डिसीजन। क्या उसके खाने पीने का डिसीजन, उसके सोने का डिसीजन नहीं, उसका डिसीजन सोने पीने का ना, क्या कर सोने, सोने जागने का डिसीजन, सॉरी भाई, इंसान हो, गलती हो जाती है। सही है, इकोनॉमिक डिसीजन। एआई तो नहीं हो मतलब, इकोनॉमिक डिसीजन। क्या, प्रिडिक्टिव एनालिसिस याद है, आईटी में पढ़ा था। पहले होती है डिस्क्रिप्टिव, फिर होती है डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव और फिर प्रिस्क्रिप्टिव। तो डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव हो चुकी है 4 महीने में, अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स चलेगी। आपका डेटा सफिशिएंट नहीं है मेरे पास, सॉरी, मुझे डेटा चाहिए होगा आपका एनालिसिस करने के लिए। तो तीन चीजें हमेशा याद रखनी जब मटीरियलिटी की डेफिनेशन याद करो। मिस स्टेटमेंट हो, ओमिशन हो, नंबर टू रीजनेबली अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, और इसके साथ साथ एग्रीगेट हो या फिर इंडिविजुअल। ये तीन बातें अपने जहन में याद रखना। इनकी बुनियाद पर आप क्या बना लोगे, एक डेफिनेशन बना लोगे मटीरियलिटी की। तो मेरे पास मटीरियलिटी क्या है, मटीरियलिटी डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन
In financial statement, an item is material if its omission or misstatement individually or in total could reasonably be expected to influence the economic decision of users. तो मुझे ये चीज अपने जहन में रखनी है। तो ये मटीरियलिटी हो गई। मुझसे पूछा जाएगा मटीरियलिटी क्या है, मैं ये बता दूंगा, ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है। अब सर सवाल ये है कि मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं क्विकली। सर हुआ ये कि आपकी जेब से 100 रुपए गिर गए, कैसा लगेगा? है 1 घंटे बाद से गिरेंगे जी, लगा कैसा लगेगा हमें? 1000 रुपए गिर गए, अच्छा आपके लिए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 100 रुपए, 1000 रुपए गिर गए, 10,000 रुपए गिर गए, ज्यादा होगा, 20,000 रुपए गिर गए। तो समझ में आई मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी अगेन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। मिस स्टेटमेंट या ओमेशन एक ऐसा अमाउंट जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजन यूजर का क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए। सर एक मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे, हमने उन शेयर होल्डर को बताया प्रॉफिट आ रहा है आपका 1 करोड़ का। कहा वाओ, हम तो बड़े खुश हैं। लेकिन फिर 10 मिनट बाद एक बंदा आया, उसने स्पीकर के कान में बोला सर वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। कितना था? सर 100 रुपए से कम। और बताया यार सॉरी वो माय मिस्टेक, 1 करोड़ कम 100। आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। सर 1 करोड़ कम 10 लाख, 90 लाख। अभी भी कुछ नहीं होगा। अभी तो अभी तो इतने नहीं समझे बात। अभी कितने थे? 1 करोड़ कितने हो गए? 90 लाख। थोड़ी देर पहले आपके लिए कितना अमाउंट मटेरियल था? 10,000, 20,000। अब आपने कैसे बोल दिया 10 लाख रुपए मटेरियल है? नहीं, शेयर होल्डर की बुनियाद पर देखा जाएगा हमेशा कि यूजर के लिए कौन सा अमाउंट क्या है, मटेरियल है, मटेरियल है। तो आपके लिए 10,000 रुपए ही मटेरियल रहेंगे, आपके लिए 10,000 रुपए ही मटेरियल रहेंगे। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ अजम्पशंस लेने के बाद करते हैं, क्योंकि आपका शेयर होल्डर तो एक किस्म का नहीं है, उसमें तो करोड़पति भी है, उसमें तो पुअर पर्सन भी। तो हमें क्या देखना है, दोनों बंदों को देखना है। तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में। लेकिन मटीरियलिटी का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? 1 करोड़ से क्या हुआ, 90 लाख। आपने क्या बोला फौरन से? सर क्या बात कर रहे हैं, आप खड़े हो गए, अभी बोला था आपने 1 करोड़ 90 लाख। हमेशा क्या हमें दिखाया कौन सा सही है? 100 रुपए कम पे तो आपने कोई रिएक्ट किया था? क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो आपके लिए इमटेरियल था। तो एक ऐसा अमाउंट, क्या कोई डिफाइंड अमाउंट है? नहीं, कोई डिफाइंड अमाउंट नहीं है। कोई कहता है 5% ऑफ प्रॉफिट, गलत कहता है। कोई कहता है 2% ऑफ दिस, गलत कहता है। कोई कहता है 1% ऑफ दिस। ये डिपेंड करता है आपके यूजर ऑफ दी एफएस के ऊपर। तो ये जो हमने मटेरियलिटी में ये जो 5% 2% के क्राइटेरिया पढ़े थे, ये बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिस है, नॉट एज पर लॉ या कोई रिक्वायरमेंट कि बस यही चलेगा। हो सकता है 10 साल बाद आपके दुनिया में ऐसा हो कि बोले यार हमारे लिए तो 1% भी मटेरियल है, तो फिर मटेरियलिटी शायद रिवाइज करनी पड़ जाए। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। तो तीन चीजें, मिस स्टेटमेंट हो और यूजर ऑफ द एफएस के लोग क्या डिसीजन को क्या कर रही हो, इन्फ्लुएंस कर रही हो। तीसरी चीज इंडिविजुअल भी हो सकती है और एग्रीगेट भी हो सकती है। तो फिर इस बुनियाद पर आप क्या डिसाइड करेंगे, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी आप डिसाइड करते हैं 3 स्टेजेस के अंदर। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 परफॉर्मेंस, नंबर 3। प्लानिंग स्टेज में मटीरियलिटी का काम क्यों होता है? प्लानिंग स्टेज में हम मटीरियलिटी का इस्तेमाल करते हैं टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। आप प्लानिंग स्टेज में यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए। आप परफॉर्मेंस स्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, याद है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने की। तो मटीरियलिटी कम होगी तो प्रोसीजर्स ज्यादा हो जाएंगे। ये कहाँ डिसाइड किया, परफॉर्मेंस फेज के अंदर। फिर उसके बाद जब सारी की सारी मिस स्टेटमेंट्स आ गई, मिस स्टेटमेंट भी कौन सी वाली, मिस स्टेटमेंट भी कौन सी वाली, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था हमने इसके लिए, आईजा 420, याद है? अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ जो सिलेबस के अंदर। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट क्या होगा? तो जितनी भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती हैं आप उनको एक जगह जमा करते हैं, उसको मटीरियलिटी से कंपेयर करते हैं। क्योंकि पहले जब परफॉर्मेंस में मिस स्टेटमेंट आती गई तो आप मैनेजमेंट के पास जाते गए, यार ये 100 रुपए सही कर लो, उसने कहा ठीक है। यार ये 200 रुपए सही कर लो, सही है। ये 100 रुपए नहीं करूंगा मैं, आपने कहा ठीक है नहीं करो, ये इमटीरियल है। इमटीरियल हो मटीरियल हो, जो भी अनकरेक्टेड है आप उनको क्या कर लोगे,
जमा कर लोगे, फिर उनको आखिर में रिपोर्टिंग के वक्त क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे। तो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो। तो रिपोर्टिंग फेज के अंदर तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे अपनी मटीरियलिटी के साथ, और फिर उसके बुनियाद पर अपना ओपिनियन डिसाइड कर रहे होंगे। बात समझ आई? अच्छा जी, ये सारे काम करने के बाद ये सारे काम करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि मटीरियलिटी डिटरमाइन कैसे करनी है। मटीरियलिटी डिटरमाइन कैसे करनी है? हाउ टू डिटरमाइन मटीरियलिटी। सबसे पहला सवाल आप करेंगे क्या, नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ द एंटिटी के एंटिटी कैसी है, एंटिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी है तो उसके यूजर कौन होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। सर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो उसके यूजर कौन होंगे, उसके मेंबर्स, उसके कंट्रीब्यूटर्स होंगे। सर एक गवर्नमेंट इदारा है तो उसका यूजर कौन होगा, गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक। सही है। सर अगर एक लेट से प्राइवेट कंपनी है तो फिर उसके ओनर्स होंगे उसके। तो आपने इन सबको ध्यान में रखते हुए तो आपने सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, नेचर ऑफ द एंटिटी, कि वो किस नेचर की एंटिटी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, एनपीए एनपीओ है, किस कैटेगरी में फॉल करती है। दूसरी चीज जो आपने कंसीडर करनी है वो है उसकी ओनरशिप और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। सर इस कंपनी का ओनर कौन है, शेयर होल्डिंग किसके पास है। सर एक ऐसी कंपनी है जिसकी 90% एसेट्स बैंक की तरफ से हैं, मतलब उसकी लाइबिलिटीज 90% है, इक्विटी 10-10% है, तो उसके एफएस के ऊपर बड़ी नजर किसकी होगी, तो फिर यूजर ऑफ द एफएस भी कौन है। इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल आप करेंगे फाइनेंसिंग, कि आपके पास ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है। सर वही फिर से सवाल कि अगर आपके पास पैसा बैंक का ज्यादा है तो फिर आपके लिए यूजर ऑफ द एफएस कौन है। सर अगर आपका पैसा शेयर होल्डर्स की तरफ से ज्यादा है तो फिर अगला सवाल आप ये करेंगे, एलिमेंट ऑफ एफएस बताओ मुझे कि मुझे किस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है मटीरियलिटी, ये भी तो बताओ। तो अगेन एलिमेंट ऑफ मटीरियलिटी की बहस क्यों आई। सर एलिमेंट ऑफ मटीरियलिटी की बहस यूजर, मैंने यहां तक क्या काम किया, मैंने यहां तक जस्ट यूजर आइडेंटिफाई किया है। मैंने यहां तक क्या किया है, यूजर आइडेंटिफाई किया। अब मैं अप्रोप्रिएट बेसिस आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अप्रोप्रिएट। एक चीज और मैं देखूंगा वो है यूजर की अटेंशन। तो मैंने यूजर की अटेंशन देखी। सर मेरा जो यूजर है ना वो है कौन, लेट से एक प्राइवेट कंपनी है और एक या लेट से लिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स है मेरे। तो मैंने कहा वो किसको देखेंगे, प्रॉफिट को। बेहतरीन हो गया। तो मैं देखूंगा कि मेरे हैं शेयर होल्डर्स और वो किसको देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे। मैंने जैसे प्रॉफिट उठाया तो मैंने प्रॉफिट उठाते ही देखा, एलिमेंट में आऊंगा मैं, अगला स्टेप होगा एलिमेंट ऑफ एफएस। यहां पर आकर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मेरा 2025 अभी का ईयर का प्रॉफिट है 90 रुपए, 24 का प्रॉफिट है 80 रुपए, और 23 का प्रॉफिट है 150 रुपए। तो मुझे एक मसला नजर में आया, सर यूजर के लिए रेलिवेंट है, अटेंशन भी जाएगी, लेकिन सर अगर मैंने इसको अप्रोप्रिएट बेंचमार्क बनाया तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि पिछले 2 साल पहले क्या मटीरियलिटी होगी मेरी, लेट से 150 का 5% कितना होगा, 7.5। देख लो, चेक करो, यही होगा। इतना भरोसा, शुक्र है भरोसा तो नहीं गया ना। बस सर पे भरोसा नहीं है आपको, गलत बात है। पूरा सेशन पढ़ने के बाद आपने ये बात आखिर में, सच दिल पे आ ही जाता है। आकाश यार तुम आ जाते पढ़ने, कम से कम वफादार तो होते, ये तो वो कर रहे हो। 4.5, वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया किए बैठे थे। हम सोच रहे थे रिजल्ट वाले दिन मुकर जाएंगे, ये तो आखिरी दिन ही मुकर गए। यही होता रहता है सर, क्या हो गया, आप भी मुकर जाओगे सर, क्या है, फिर मुकर जाओगे।
सही है। तो अब जरा गौर करना मसला क्या है। 2 साल पहले मटीरियलिटी कितनी थी? बहुत हाई थी। तो बहुत हाई थी तो क्या हुआ होगा? काम कम किया होगा आपने। बहुत हाई थी, काम कम किया होगा। आज मटेरियलिटी कम हो गई, काम तो ज्यादा कर लोगे, काम तो ज्यादा कर लोगे, लेकिन मुझे बताओ एक बात कि क्या ये आपकी एफएस में कंसिस्टेंसी रहेगी? एक बात पे जरा गौर करो, कल तक जो अमाउंट आपके लिए क्या था, इममटीरियल था, आज वो क्या है? मतलब कल आपका यूजर, ये लॉजिकली कनेक्ट नहीं है। कल तक आपका यूजर कहता था मेरे लिए 8 रुपए क्या है, इममटीरियल, 8 नहीं सॉरी, 6 रुपए, 6 रुपए इममटीरियल है मेरे लिए। आज आप कह रहे हो नहीं, 6 रुपए तुम्हारे लिए क्या है, मटीरियल है। तो मटीरियलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो बेस्ड ऑन दोज पर्सन, और आप उन्हीं को कह रहे हो नहीं नहीं, कल तक तुम्हारे लिए 6 रुपए इममटीरियल थे, आज क्या हो गए, मटीरियल हो गए। तो ये बात लॉजिकली कनेक्ट नहीं होती। ये वजह है कि मैं सिर्फ ये ऊपर वाली चीजें नहीं देखता, बल्कि आखिर में एलिमेंट ऑफ एफएस भी देखता हूँ कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस आ रहा है, तो क्या मटीरियलिटी में लॉस बिफोर टैक्स पढ़ लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं अगला देखूंगा, अच्छा यूजर प्रॉफिट के बाद नजर किस पे डालता है, सैलरी पे, कॉस्ट, फिर रेवेन्यू पे नजर डालेगा। तो मैंने देखा रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, हाँ कंसिस्टेंट है। सर रेवेन्यू भी नहीं है, तो मैंने देखा इक्विटी पे अगली नजर जाएगी उसकी। तो मैं यूजर की अटेंशन को देखता चला गया और क्या करता चला गया, अपनी अप्रोप्रिएट बेसिस डिसाइड करता चला गया। बेस डिसाइड करने तक अहम काम है। उसके बाद परसेंटेजेस बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास डिफाइंड है, आपने वो अप्लाई करना होता है। 5% प्रॉफिट के लिए है, 1 से 2% आप एसेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, 3% इक्विटी के लिए यूज कर सकते हैं आप। अगेन बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ही है। कम ज्यादा आपको कहीं मिल रही होंगी, किसी के लेक्चर्स में, किसी के बुक के अंदर आपको 1 से 3% एसेट के लिए मिलेगा, किसी के लिए इक्विटी 3% फिक्स होगा। तो ये वेरी कर रहा होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग 5%, जजमेंटल ऐसे होता है। 5% प्रॉफिट अपने ध्यान में रखना, एसेट आए 1% कर देना, इक्विटी आए 1% 3% चला देना। इसके अलावा और कौन से बेंचमार्क्स हो गए? रेवेन्यू 1% कर देना, कैश फ्लो में 1% 3% चला देना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मटेरियलिटी, गुड, अच्छा सवाल। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ जाएगा, यूजर की नजर जाएगी, क्या यूजर देखेगा? देख सकता है या देखेगा, फर्क है। यूजर क्या देखेगा, नेट प्रॉफिट। अगला आपको क्या लगता है, वो क्या पहले इंटरेस्ट में, उसको पता ही नहीं इंटरेस्ट क्या, क्या वो ये करेगा कैलकुलेशन, इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूं मैं, क्या वो करेगा डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के लिए उसे नोट खोलना पड़ेगा। क्या हम कोई ऐसा यूजर एक्सपेक्ट करें उसको सारी नॉलेज है? हम तो बुनियादी नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे, अभी एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा कि कुछ अजम्पशन जो हम लेते हैं। तो सवाल क्या है, क्या आपका यूजर इतना चैंपियन है कि वो ये सारी चीजें ऐड ऑन करके प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी देख रहा है? नहीं, वो तो जस्ट एक बेसिक चीज देखेगा, नेट प्रॉफिट, अगला स्टेप रेवेन्यू। वो समझ में नहीं आएगा तो इक्विटी में देख लेगा, फिर उसके बाद एसेट्स देख लेगा। वो तो ये चीजें देखेगा ना। ये रीजन है कि हम ये लंबी चौड़ी वर्किंग इस पे नहीं करते। आई बात समझ? हम्म। गुड, अच्छा सवाल है। मैं आपसे सवाल करूंगा, इम्पेयरमेंट आई किस वजह से? ये वन ऑफ नहीं है। अगर आप क्योंकि इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना वन ऑफ नहीं है। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? IS 36। 36 कहता है इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करो कब? जब इंडिकेशन आई इम्पेयरमेंट की। तो आपको इंडिकेशन आई, आपने कैलकुलेट करी, तो ये वन ऑफ इवेंट नहीं हुआ। लेकिन मेरी प्लांट में आग लग गई, एक वन ऑफ इवेंट, जिसकी वजह से पूरी का पूरा पीपी क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। तो अब मेरे लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्या हो गया, फारिग हो गया, इररिलेवेंट हो गया। एड बैक क्यों करूंगा, सोचो, यूजर एड बैक करके देखेगा? नहीं देखेगा, यूजर तो उसके साथ ही धचके में है ना। लेकिन वो शायद ये देख ले, यार ये क्या है, वन ऑफ इवेंट है, तो मैं क्या करता हूं, नहीं नहीं,
मैं रेवेन्यू से कंपेयर करता हूँ ना। क्या कंपनी ने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पे ग्रो किया? हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो मेरा फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? इन्वेस्ट कर दो। नहीं नहीं सर, कंपनी बहुत बुरी है, मैं अपना इकोनॉमिक डिसीजन रिवर्स कर दूंगा। तो ये पर्सपेक्टिव होगा मेरे से। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मेरे जहन में कुछ अजम्पशंस होंगी। सर एजीएम चल रही थी, यूजर्स बैठे हुए थे, तो यूजर ने बैठे बैठे एक सवाल किया बड़े मजे का कि सर वो आपके उसके अंदर ना वो आ रहा है एक अमाउंट। किस चीज का अमाउंट आ रहा है? कि आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई थी तो आपने इन्वेंट्री क्या कर दी? खराब, डिस्पोज ऑफ कर दी। कौन सी इन्वेंट्री? ऑब्सोलीट स्टॉक था, पुराना स्टॉक था, खराब था, आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। कितने का? 1 करोड़। सर आप मुझे दे देते। आपने राइट ऑफ किया, जला दिया, मुझे दे देते। तो आप मुझे बताएं, क्या शेयर होल्डर ऐसे उल्टे सीधे सवाल करे? अब उसको कौन समझाए कि ये राइट ऑफ क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने डिस्पोजल परफॉर्म करना है, हम खराब आइटम को अपने पास नहीं रख सकते, हम एक्सपायर्ड स्टॉक को अपने पास नहीं रख सकते, ना उसे बेच सकते हैं, तो हमें उसको क्या करना है? डिस्पोज करना है। अगर यूजर ऐसी बातें करे तो क्या मैं उसकी बात सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। तो मैंने कुछ अजम्पशंस लेंगे। तो मैं क्या अजम्पशंस लूंगा? सर आप अजम्पशंस लेंगे कि आपके यूजर के पास एक रीजनेबल नॉलेज है किस बात की? अकाउंटिंग की। उसके पास नॉलेज है किस चीज की? सॉरी, उसके पास नॉलेज है किस बात की? अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की। उसके पास नॉलेज है इस बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और प्रिपेयर की जाते हैं किस बात पे? मटीरियलिटी की बुनियाद पर। मटीरियलिटी की बुनियाद पर एफएस बनते हैं और चीजें आती है। तो इमटेरियल चीजों का इम्पैक्ट रहेगा, उसको ही पता होना चाहिए। वोट करिए ना बोले मीटिंग के अंदर कि 6 अरब रुपए के आपके पास प्रॉफिट है, आप बताओ 2 लाख रुपए कहाँ गए? 6 अरब के आगे 2 लाख क्या है? इमटेरियल है। तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली बात, तो मैं ये चीज क्या करूंगा उनसे पूछूंगा। अच्छा सर, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट जो किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? एस्टिमेट्स की बुनियाद पर एफएस बनती हैं और उनका ऑडिट भी हो रहा होता है। तो ये कुछ आप अपने जहन में यूजर से रिलेटेड बातें, अजम्पशंस ले लेंगे कि आप ये नहीं सोचेंगे कि यूजर ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आप आएंगे परफॉर्मेंस फेज के अंदर। परफॉर्मेंस फेज के अंदर एक मसला है। परफॉर्मेंस फेज में एक मसला ये हुआ, क्या मसला हुआ? कि आपने किया एक कंपनी का ऑडिट, और आप एक कंपनी का ऑडिट करके जाके सो गए। आपने किया कंपनी का ऑडिट और आप उस कंपनी का ऑडिट करके जाके क्या कर गए? सो गए। मिस स्टेट अज्यूम करते हैं उसकी मटीरियलिटी थी। उसकी मिस स्टेटमेंट निकली थी। अब बताओ ओपिनियन कौन सा जाएगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। और आप जाकर क्या कर गए? मजे से सो गए। लेकिन अगले दिन अखबार में इश्तिहार लगा, कंपनी बैंकरप्ट। तो आपको फौरन से डर लगा, मैंने तो इसके ऊपर क्या दे दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। सर मटेरियलिटी से तो कम था, तो टेंशन क्या है? सर पता चला कि एक खबर बाहर निकल के आई कि आपसे गलती हो गई। आपसे क्या हो गई? गलती हो गई। तो आपके दिल में एक डर हमेशा रहेगा क्या? कि अगर ये मिस स्टेटमेंट 10 रुपए से बढ़ी, अगर ये मिस स्टेटमेंट 10 रुपए से जरा सी बढ़ी, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपके दिल में ये डर हमेशा रहेगा। इस डर को खत्म करने के लिए आयजा 320 ने आपको एक तरीका बताया। वो तरीका क्या है? कि आप अपनी मटीरियलिटी को एक सर्टेन अमाउंट से कम कर दो। कितना कम कर दो? लेट से 70 रुपए। क्या होगा 70 रुपए करने से? 70 रुपए करने से ओपिनियन क्वालिफाई कर दूं? नहीं। वो कह रहा है 70 रुपए को सामने रखते हुए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करो। क्योंकि ये जो 90 रुपए की मिस स्टेटमेंट है, ये शायद निकली होगी किस तरीके से? 100 प्रोसीजर, 100 सैंपल लेने के बाद। जब आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कम कर दोगे तो सैंपल्स कितने हो जाएंगे? कितने? लेट से 150। और 150 सैंपल टेस्ट करने के बाद भी आप इस बात पर कायम हो कि मेरी मिस स्टेटमेंट 91 रुपीज है, लेट से अब 90 से 91 हो गई, तो अब आपको नींद सुकून की आएगी। क्या ओपिनियन क्वालिफाइड जाएगा? नहीं जाएगा। ओपिनियन डिसाइड करोगे मटीरियलिटी को देखते हुए,
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का यूज जस्ट इसलिए होगा कि मैं अपने नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड कर सकूं कौन से फेज में, परफॉर्मेंस फेज के। और जो मिस स्टेटमेंट उसको कंपेयर करूंगा मटेरियलिटी के साथ। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? Performance materiality is the threshold set below overall materiality. It ensures that the sum of small misstatement does not result in financial statements being materially misstated. It may also be applied to specific transactions, balances और disclosures where user focus is particularly high. तो मैंने इसको यूज क्यों किया? ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को प्लानिंग से क्या रखूं, कम रखूं, और फिर मैं इस बुनियाद पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करूं। जब मैं ये काम, अच्छा ये काम कैसे करूंगा? अगेन मैं मिस स्टेटमेंट जो पिछले सालों में निकली उसकी बुनियाद पर देख लूंगा। मैं एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो इस साल आने के चांस है उनको कंसीडर कर लूंगा। मैं ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग देख लूंगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, एंटिटी से रिलेटेड, एंगेजमेंट में कितना रिस्क छुपा हुआ है मैं ये देख लूंगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस कितने आए हैं बिजनेस के अंदर मैं ये देख लूंगा। इनकी बुनियाद पर मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या कर रहूंगा, डिटरमाइन करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना मटेरियलिटी से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। जब आप ये सारे काम कर लोगे तो आपका तकरीबन सारा काम हो गया। अब एक सवाल, सर हुआ ये कि एक कंपनी थी, लेट से यूनिलीवर, लेट से पीएनजी, डॉक्टर के अंदर पीएनजी ने ऑडिट की, पीएनजी ने अपनी एफएस बनाई, लेकिन पीएनजी एक नए बिजनेस ऑपरेशन पर काम कर रही थी, एक नए बिजनेस ऑपरेशन पर काम कर रही थी, लेट से सीडब्ल्यूआईपी बनवा रही थी, सीडब्ल्यूआईपी बनवा रही थी। क्या है सीडब्ल्यूआईपी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसको एक अलग से उन्होंने बनाया, एफएस के अंदर क्लासिफाई कर दिया सीडब्ल्यूआईपी। तो ये है पीएनजी की एक नई फैक्ट्री जो बनवा रही है वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, यूजर की अटेंशन, यूजर की नजर पे तुम बातें कर रहे हो, यूजर की नजर इस पर नहीं है कि पीएनजी की एक नई फैक्ट्री कोरंगी में लगने जा रही है, तो कितने पैसे खर्च हो गए, कितने पैसे सही हैं, कितने गलत हैं, क्या उसके ध्यान में ये बात नहीं आ रही? तो उसके लिए ये एक अलग क्लास ऑफ बैलेंस बन जाएगा। शायद वो इसको एक अलग नजर से देख रहा हो, तो आपको उसके लिए एक अलग मटेरियलिटी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने मटेरियलिटी कैलकुलेट की 6 करोड़ की, वहां पर खर्चा ही 4 करोड़ का हुआ है अभी तक, तो 1 रुपए की भी गलती आई, आपने क्या बोला? इमटेरियल। 4 करोड़ का मसला आया, इमटेरियल। क्यों इमटेरियल? क्योंकि सर मैं तो उससे कंपेयर करा था। नहीं, अब आप उसको ही बेंचमार्क बनाकर क्या कर लो, एक अलग मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लो। आई बात समझ? ये था आपके पास मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड। और कुछ? बस खत्म करने हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपनी वर्कशॉप को। और स्टैंडर्ड सोच कर आएगा जो, वरना फिर हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि जब तक हमारे पास टाइम है, रमजान से पहले पहले हम अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें। और रमजान में आप लोग फिर आराम करें मजे से। एक दिन पहले उठिएगा, 2 दिन पहले उठिएगा रमजान एग्जाम से, और ग्रुप पर कुछ वॉइस नोट्स आएंगे वो जरूर सुन लेना, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है?